कहानी की शुरुआत होती है हमारा हीरो चोई से, जो एकदम शांत और सीधा साधा बिल्कुल जेनरिक हाई स्कूल लड़का है। उसका बस एक ही शौक है, ऐप पर रैंडम अजनबियों से बात करने का और अपना टाइम पास करने का। लेकिन बहुत सीन में एंट्री होती है संगा की, एकदम सुंदर और थोड़ी भोली भाली लड़की। ऑनलाइन चैट करते करते चोई का दिल उस पर आ जाता है और तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है। ये लड़की तो उसी की क्लास में पढ़ती है। अब अपना भाई चोई सीधा मुंह बोलने की जिम्मेदारी नहीं लेता। अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए वो उसका सीक्रेट दोस्त बनने का मास्टरमाइंड प्लान बनाता है। पर किस्मत देखो, चोई की लाइफ में पंगे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका पुराना दोस्त ली तायोंग उसे रोज टारगेट करता है और उसकी अच्छी खासी रैगिंग लेता है। इस पूरे बवाल के बीच चोई चाहता तो है कि उसका रियल फ्रेंड बनना, पर भाई साहब के लिए ये कोई एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं। वैसे भी चोई का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जमीन के अंदर ढसा हुआ है। वो खुद को हमेशा लूजर ही मानता था। दिन रात खुद से यही कहता रहता, अबे यार ये स्कूल नहीं, बच्चों के लिए असली नर्क है। और दिमाग में यही चलता है कि उसकी ये दुनिया में कोई दोस्त नहीं बन पाएगा। तभी सीन में आता है तायोंग और सीधा रोलिंग स्टाइल में बोलता है, अबे अपना फोन इधर निकाल। चोई थोड़ा दम दिखाता है और मना करने की कोशिश करता है। चोई उसे समझाता है कि पिछली बार फोन चलाते हुए टीचर ने पकड़ लिया था। पर तायोंग के दादागिरी के आगे उसकी एक नहीं चलती और डर के मारे उसे अपना फोन उसके हाथ में देना ही पड़ता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब चोई घर लौट रहा होता है, उसने अपना फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। तायोंग ने उसके अकाउंट से कुछ चीजें ऑर्डर कर दी होती हैं। चोई के दिमाग में तुरंत आया, भाई आज तो मम्मी अच्छी खासी क्लास लगाएंगी। लेकिन अगले ही पल रिलैक्स हो गया। सोचता है कि चलो छत पर से गिरे तो खजूर पर अटके, कम से कम फोन तो वापस मिला। खैर घर पहुंचकर चोई अपने कमरे में जाते ही चोई खुद से कहता है कि अब आएगा असली मजा। ये उसका एक हैप्पी मोमेंट है। वो तुरंत अपना फोन उठाता है और इंटरनेट पर रैंडम लोगों से चैटिंग करना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसकी बात एक लड़की से होती है जो बिल्कुल उसी की एज की है। चोई उस लड़की से बातें करने लगता है और एहसास होता है कि बॉस, इससे बात करने में तो अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। बहुत सारी इधर उधर की बातें करने के बाद वो लड़की कहती है कि अब उसे सोने जाना पड़ेगा क्योंकि अगले दिन स्कूल में उसकी ड्यूटी है। चोई उसे जोश में बोलता है कि कल सुबह स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले वो उसे मैसेज करे। अगले दिन सुबह चोई एकदम जल्दी उठ जाता है ताकि उसे बाकी बच्चों के साथ स्कूल ना जाना पड़े। पर जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है, वो एक किताब खोलता है और बेंच पे सर रखकर लेट जाता है। तभी अचानक चोई देखता है कि एक लड़की क्लासरूम में एंट्री ले रही है। वो तुरंत अपने सर लॉकर पर रख लेता है ताकि उसे हाय हेलो ना बोलना पड़े। फिर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन बजता है। ये उसी लड़की का मैसेज था जिससे वो कल रात बात कर रहा था। मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, पर यहाँ पहले से एक लड़का बैठा हुआ है। चोई मैसेज का रिप्लाई देने के लिए जैसे ही अपना सर उठाता है, लड़की का तुरंत अगला मैसेज आता है, अरे वो जो लड़का बैठा था ना, वो उठ गया। ये पढ़ते ही चोई के होश उड़ जाते हैं। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, क्या बे ये सामने खड़ी लड़की वही चैट वाली लड़की है। फिर वो चैट में बोलता है कि उसे जाकर उस लड़के को ग्रीट करना चाहिए और तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है। उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो लड़की सीधा उसी की तरफ बढ़ने लगती है। वो आकर चोई के डेस्क पर टैप करती है और जैसे ही चोई अपना सर उठाता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, हाय मैं संगा हूँ। ये सुनते ही चोई की फट के हाथ में आ जाती है। भाई फुल स्केर्ड और नर्वस मोड में चला जाता है क्योंकि मम्मी के अलावा उसने आज तक किसी लड़की से ढंग से बात ही नहीं की थी। वो दिमाग में घोड़े दौड़ा रहा होता है, अब इसकी ग्रीटिंग्स का क्या रिप्लाई दूं। फिर जैसे तैसे थोड़ा हिम्मत करके वो बोलता है तो संगा उसे कहती है, चिल यार, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, अचानक से क्लास में दो और स्टूडेंट एंट्री लेते हैं। संगा तुरंत वहां से निकल लेती है जबकि बाकी बच्चे दोनों को देख के चुगली करने लगते हैं। भाई कि इन दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है। संगा के जाने के बाद चोई मन ही मन में सोचता है, वाह भाई, मेरी लाइफ की पहली दोस्त एक रैंडम ऑनलाइन चैट ऐप से बनने वाली है। फर्स्ट पीरियड के दौरान संगा चोई की चैट पर मैसेज करती है
और बोलती है, यार जिस लड़के को तुमने ग्रीट करने को बोला था वो कितना वियर्ड बिहेव कर रहा है। चोई उसे सजेस्ट करता है कि वो उस लड़के की दोस्त बन सकती है, पर संगा बोलती है, ऐसे कैसे दोस्त बन जाऊं, पहले उसे जान पहचान तो हो जाए। फिर संगा असली राज खोलती है। वो ऐप टाइम पास के लिए नहीं बल्कि रिलेशनशिप एडवाइस लेने के लिए यूज कर रहे। ये सुनते ही चोई का दिमाग हिल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 6th पीरियड में, जिम हॉल में। चोई फुटबॉल खेले बिना जमीन पर बैठे बैठे अपना रोना रो रहा होता है। वो सोचता है कि यार इन लोगों ने मुझे फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड में क्यों उतार दिया, मुझे तो बॉल को किक मारना तक नहीं आता। और बस इतना ही नहीं, वो इस बात पर भी फुल अफसोस जता रहा होता है कि सबने मिलकर उसे टीम गोलकीपर बनाकर साइड में फेंक दिया है। गोलकीपर बनाए जाने के बाद वो फिर से संगा की बातों में ओवरथिंक करने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसे लव रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए तो वो अपने रियल लाइफ दोस्तों से क्यों नहीं पूछ लेती। तभी अचानक तायोंग जोरदार चिल्लाता है, अबे साले बॉल पास कर। चोई बॉल को अपनी तरफ आता देखकर शॉक हो जाता है, अबे इन लोगों ने मेरी तरफ बॉल कब मार दी। लेकिन तायोंग उस पर लगातार चिल्ला रहा होता है कि गोल पोस्ट पर खड़े खड़े दिन में सपना देखना बंद कर और बॉल आगे फेंक ताकि गेम आगे बढ़ सके। चोई डर के मारे बॉल को किक मारता है, पर बदकिस्मती से बॉल सीधा जाकर तायोंग के मुंह पर लगती है। तायोंग का दिमाग गर्म हो जाता है और वो चोई को सुनाने लगता है कि उसने जानबूझकर उसे बॉल मारी। तभी क्लास रैम लिन दोंग योंग चोई की सपोर्ट में आता है और तायोंग को समझाता है कि अब शांत हो जाइए, गलती से लग गई। दोंग योंग फिर खुद को वॉलंटियर करता है और वह गोलकीपर बन जाएगा और चोई को जाकर रेस्ट करने को बोलता है। चोई जैसे ही दोंग योंग को थैंक यू बोलने वाला होता है, वो नोटिस करता है कि दोंगयोंग का सारा फोकस तो संघा पर है, जो गेम को बहुत इंटरेस्ट से देख रही है। ये सीन देखते ही चोई मन ही मन बोलता है, अच्छा अब समझ आया ये गेम चल रहा है यहाँ। स्कूल खत्म होने के बाद चोई घर की तरफ लौट रहा होता है और उसे संघा के लगातार टेक्स्ट मैसेज आ रहे होते हैं। घर पहुंचते ही संघा मैसेज करती है कि कहीं मैं ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना। तो चोई मजाक में बोलता है कि वाह, बड़ा जल्दी एहसास हो गया, तुम बहुत ज्यादा टेक्स्ट कर रही हो। फिर चोई फाइनल डिसाइड करता है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील कर देगा। चोई पहले तो सोचता है कि अपनी राज खोल दे, पर फिर उसे संगा की पहली मुलाकात याद आती है जब उसने उसे वियर्ड कहा था। वो बात याद करके वो डर जाता है कि अगर उसने सच बताया है तो कहीं इसकी ये नई दोस्ती टूट ना जाए। तो अपना भाई डर के मारे पूरा टाइप्ड मैसेज डिलीट कर देता है। तभी संगा चैट पर याद दिलाती है, अबे वो लव एडवाइस का क्या हुआ। तो चोई बोलता है, भाई मेरी अपनी लाइफ में कोई खुद लड़की नहीं है, मैं तुझे क्या एडवाइस दूंगा। इस पर संगा ऑफर देती है, चलो छोड़ो, लव एडवाइस नहीं तो हम नॉर्मल टेक्स्ट बड़ी तो बन ही सकते हैं। चोई तुरंत बोलता है, हाँ क्यों नहीं। अगले दिन सुबह चोई स्कूल जल्दी पहुंचता है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। वो खुद से बोलता है, यार रात भर संगा के मैसेज का रिप्लाई देते देते नींद ही पूरी नहीं हुई, आज तो क्लास में सो जाऊंगा। वो बेंच पर सर रखकर लेटता ही है कि क्लास में संगा आती है। चोई पहले हैरान होता है, फिर उसे याद आता है कि बॉस इसकी तो पूरे हफ्ते क्लास ड्यूटी लगी हुई है। संगा बैग रखकर चोई को हाय बोलती है। चोई अभी बताने ही वाला था कि वो नींद में है, पर संगा उसकी बात बीच में ही काट देती है। चोई सोचता है, चलो छोड़ो यार, बात ही नहीं करनी। वो क्वाइट मोड में ईयरफोन का प्लग अपने फोन में डालता है और गाना बजाता है। तभी संगा दौड़ती हुई चोई के पास आती है और एक्साइटेड होकर बोलती है, भाई ये गाना तूने कहाँ से सुना? तू पहले बंदा है जो ये अंडररेटेड गाना सुन रहा है। चोई का दिमाग घूम जाता है, अबे मेरे कान में ईयरफोन है, इसको कैसे पता? फिर उसने देखा तो पता चला कि जैक पूरा अंदर गया ही नहीं था। गाना पूरा लाउड स्पीकर पर बज रहा था, फुल पोपट मूवमेंट। फिर संगा उसे बताती है कि वो एक और बंदे को जानती है जिसे ये गाना बहुत पसंद है। संगा उसे बताती है कि इस गाने को किसी ने उसे रिकमेंड किया था। जब वो उस बंदे से मिलेगी तो चोई का मुलाकात भी उससे जरूर करवाएगी। फिर संगा अपनी उसे ऑनलाइन टेक्स्ट बड़ी की तारीफों के पुल बांधने लगती है।
जो कि एक्चुअली चोई ही होता है। वो बोलती है कि वो बंदा कितना अच्छा और हेल्पफुल है। ये सब सुनकर चोई का दिल पिघल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो संगा और दोंग्यों, जिस पे संगा का क्रश है, वह पैचअप करवा देगा। चोई सीधा दोंग्यों के पास जाता है और एक मस्त बहाना मारते हुए वो कहता है, भाई मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ जिसका लीड कैरेक्टर बिल्कुल तेरे जैसा है। मुझे एक फीमेल कैरेक्टर भी ऐड करनी है। तू बता तेरी ड्रीम गर्ल या आइडल लड़की कैसी होनी चाहिए। दोंग्यों ये सारी डिटेल निकलवाने के बाद चोई दौड़ के सारी इन्फॉर्मेशन संगा को ले जाकर दे देता है। वो संगा को पूरी गाइड दे देता है कि उसे दोंग्यों के सामने कैसे बिहेव करना है और दोनों को एक परफेक्ट मीटिंग भी प्लान करवा देता है। लेकिन वो संगा और दोंग्यों को पास लाने के बाद हमारा हीरो चोई की लाइफ में फिर से एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो बहुत लोनली और सैड फील करने लगता है क्योंकि अब संगा का मैसेज आना पूरी तरह बंद हो गए थे। एक दिन फ्री टाइम में चोई अपने दूसरे दोस्त के साथ बैठा होता है और सामने देखता है कि संगा और दोंग्यों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। वो मन ही मन अपने आप को समझाता है, सही है यार, वो दोंग्यों के साथ कितनी खुश है। उसे क्या पता कि मैं तो बस उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरी लाइफ में बात करने के लिए कोई नहीं है। तभी उसका दोस्त चोई कुछ नोटिस करता है। जब वो देखता है कि चोई एक टक संगा को ही घूरे जा रहा है तो वो तुरंत पूछता है, अबे तूने उस लड़की को प्रपोज मार दिया है क्या। चोई को समझ आता है कि उसके दोस्त ने पूरा मामले को गलत समझ रखा है, तो वो डर के मारे उसे अपना छोटा सा सीक्रेट बताने का डिसीजन लेता है। चोई अभी अपने दोस्त को पूरी बात बताने ही वाला होता है कि अचानक सॉकर टीम की एक मिस हिट बॉल दूर से आती है और सीधा कुछ लड़कियों को लगने वाली होती है। चोई तुरंत हीरो की तरह बीच में आकर बॉल को कैच कर लेता है और उन लड़कियों को बचा लेता है। क्लास में जाते जाते चोई फिर से संगा को मैसेज भेजता है। ये उम्मीद लगाए कि शायद इस बार कोई रिप्लाई आ जाए, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है वो देखता है कि क्लास टीचर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को डांट रहे हैं। चोई एकदम लोनली और सैड हो जाता है क्योंकि वो बस संगा के थोड़ा और करीब आना चाहता था। वो मन ही मन खुद से पूछता है, आखिर मैं उसके लिए हूँ कौन। अब जब उसे अपना पसंदीदा बंदा मिल गया है तो उसे मेरी जरूरत ही क्या है। स्कूल खत्म होने के बाद चोई क्लास में रुकता है ताकि संगा को मैसेज कर सके। तभी वहां दोंग्यों आ जाता है अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए। चोई उसे बातों बातों में पूछता है कि वो कौन सा क्लब ज्वाइन करने वाला है और पूछता है कि क्या वो सॉकर क्लब ज्वाइन करने वाला है, पर दोंग्यों बोलता है कि वो डिबेट क्लब ज्वाइन करेगा ताकि उसका रिज्यूम अच्छा हो सके। फिर दोंग्यों अचानक चोई से उस नोवेल कॉन्टेक्ट के बारे में पूछने लगता है जिसका बहाना चोई ने पहले मारा था। वो बोलता है, भाई मैंने ऑनलाइन सर्च किया था पर मुझे ऐसा कोई नोवेल कॉन्टेक्ट नहीं मिला। ये सुनते ही चोई की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसका पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होता। खैर किसी तरह झूठ बोलकर कि वो एडवांस में तैयारी कर रहा था कॉन्टेक्स्ट के लिए, चोई वहां से निकलता है और गेमिंग सेंटर की तरफ जाता है और रास्ते में बस यही ओवरथिंक करता है कि दोंग्यों को इंटरनेट पर नोवेल कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई साइट इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। चोई ने तो बस उसकी ड्रीम गर्ल की डिटेल निकलवाने के लिए वेब नोवेल कॉन्टेक्स्ट का झूठ बोला था। चोई गेमिंग सेंटर पर पहुंचकर जैसे ही गेम स्टार्ट करता है उसका फोन बजना शुरू कर देता है। वहां बैठे पार्क हायुंग नाम की लड़की चोई का यूजर नेम और रिंगिंग फोन देखकर चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि ये लड़का बस शो ऑफ कर रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। हायुंग सीधा चोई के पास जाती है और बोलती है, अबे फोन उठा ले, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो चोई का चेहरा पास से देखती है उसे याद आता है, अरे तू तो वही बंदा है जिसने स्कूल में मुझे बॉल लगने से बचाया था। हायुंग फिर चोई की स्क्रीन में झांक कर उसके गेम रैंक देखने लगती है। चोई थोड़ा हवा में आकर प्राउडली बोलता है, टेंशन मत ले, मैं और मेरा दोस्त तुझे गेम में कैरी कर लेंगे। लेकिन अगले ही पल जब हायुंग उन्हें अपना खुद का रैंक दिखाती है तो चोई की हवा निकल जाती है। हायुंग का रैंक उन दोनों से बहुत ज्यादा हाई था।
अगले दिन स्कूल में टीचर आके अलग अलग स्कूल क्लब्स अनाउंस करते हैं। टीचर बोलते हैं जिसे जिस क्लब में जाना है हाथ उठाओ। चोई सोचता है मैं तो उसी क्लब में जाऊंगा जिसमें सांगा जाएगी ताकि उसके पास रह सकूं। उसे याद आता है कि सांगा ने बोला था वो दोंग्योंग वाले क्लब में जाएगी। ये सोचते ही चोई तुरंत अपना हाथ उठा देता है उस क्लब में शामिल होने के लिए। डिबेट क्लब ज्वाइन करते ही चोई का पहले पोपट होता है। जैसे ही वो हाथ उठाता है उसका बुली तायोंग भी डिबेट क्लब के लिए हाथ खड़ा कर देता है। क्लब रूम के पहले ही दिन चोई अकेले एक कोने में बैठकर अपना वही पुराना मैं तो लूजर हूँ वाला रोना रोने लगता है, क्योंकि वहाँ बाकी सबके ग्रुप बने हुए थे। वो देखता है कि दोंग्योंग, हायुंग और संगा एक साथ मस्ती हंसी मजाक कर रहे हैं और तायुंग भी बाकी लोगों के साथ घुल मिल गया है। चोई का सेल्फ कॉन्फिडेंस और जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब संगा उसे नोटिस करती है और चिल्लाकर अपने पास बुलाती है। चोई पहले नर्वस होता है, पर जब दोंग्योंग भी उसे इनवाइट करता है तो वो सीक्रेटली खुश होकर उनके पास चला जाता है। तीनों चारों बातें करने लगते हैं। जैसे ही गेमिंग का टॉपिक चलता है चोई फुल एनर्जी में आ जाता है और बिना रुके अपनी सारी गेमिंग नॉलेज झाड़ने लगता है। फिर अचानक उसे रियलाइज होता है अबे यार ज्यादा बोल दिया, कहीं ये सब मुझे नर्ड समझकर इग्नोर न करने लगे। वो तुरंत ब्रेक लगाता है और ओवरथिंक करने लगता है कि कैसे ऐसी कौन सी चीज है जो उसे कूल दिखा सकती है। तभी उसे संगा के साथ बॉन्डिंग बनाने का एक जोरदार मौका दिखता है। वो वही अंडररेटेड सॉन्ग और चैटिंग वाली बातें निकालता है जो उसने सीक्रेटली ऑनलाइन संगा के साथ डिस्कस की थी ताकि संगा उसे रिलेट कर सके। पर अफसोस दोंग्योंग बीच में आकर गेम का रुख ही बदल देता है। जैसे ही गेमिंग की बात आती है दोंग्योंग चोई को छोड़कर सीधा हायुंग से बातें करने लगता है, क्योंकि हायुंग तो प्रो गेमर थी। दोंग्योंग और हायुंग को इतना पास और गेम पर डिस्कशन करते देख संगा को जेलसी फील होने लगती है। वो मन ही मन आग बबूला होकर सोचने लगती है अच्छा तो दोंग्योंग को ऐसी प्रो गेमर और स्मार्ट लड़कियां पसंद हैं। संगा हायुंग से भी और ज्यादा जेलस होने लगती है, क्योंकि हायुंग प्रो गेमर होने के साथ साथ क्लास की टॉपर भी थी। संगा सोचने लगती है दोंग्योंग को इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद है। तभी तांग्योंग चोई के पास आकर पूछता है कि वो उसे इतना अवॉइड क्यों कर रहा है, लेकिन चोई अपने सोशल इमेज को लेकर कॉन्शियस हो जाता है। वो नहीं चाहता कि बाकी सब उसके लिए ऐसा लूजर का रूप देखें। तायुंग बाकी सबके सामने दिखावा करता है कि वो चोई को दोस्त है और उससे हॉटस्पॉट मांगता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए चक्कर में चोई का सब्र टूट जाता है और वो तायुंग पर चिल्ला पड़ता है मेरे से चिपक मत, बोल दिया ना मेरे पास डाटा नहीं है। तायुंग को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है जिसमें चोई को चोट लग जाती है। टीचर बीच में आकर मामला संभालती है और दोनों को अपने ऑफिस ले जाती है। घर पहुंचकर संगा ऑनलाइन चैट पर चोई को इस पूरी लड़ाई के बारे में बताती है। चोई मन ही मन खुश होता है कि आखिरकार उसकी संगा से फिर से बात होने लगी। अगले दिन सुबह चोई का फोन पर नोटिफिकेशन बजता है। उसे लगता है कि संगा का मैसेज होगा, पर पता चलता है कि दोंग्योंग ने एक ग्रुप चैट बनाया है और उसमें चोई को भी ऐड कर दिया है। ये देखकर अपना भाई फुल खुश हो जाता है। ग्रुप चैट में ऐड होने के बाद चोई मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास और नए दोस्त बनाने का मस्त मौका है। वो ग्रुप में बाकी मेंबर्स की लिस्ट चेक करता है। उसे सभी लोगों से कोई इशू नहीं था, बस एक तायुंग को छोड़ के। ग्रुप चैट में सभी लोग वीकेंड पर एक साथ मूवी जाने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी दोंग्योंग चोई को अलग से पर्सनल में मैसेज करता है और पूछता है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। दोंग्योंग बताता है कि वो एक्चुअली चोई और तायुंग के बीच की लड़ाई को खत्म करवाना चाहता है और इसी वजह से उसने सभी के साथ मूवी जाने का प्लान बनाया है। लेकिन दोंग्योंग ये भी बोलता है कि तायुंग ने
आने से मना कर दिया है और बोल दिया है कि वो नहीं आ रहा। मूवी की बात सुनकर चोई फुल एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी मम्मी के पास जाता है और पैसा मांगता है ताकि वो मूवी के लिए नए कपड़े खरीद सके। लेकिन कपड़ों की दुकान पे पहुंचते ही चोई कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने आज तक अपने लिए कभी कपड़े खुद से नहीं खरीदे होते। जैसे तैसे कपड़े खरीद कर चोई घर लौट के आता है और वीकेंड की मूवी के लिए सुपर एक्साइटेड होने लगता है। दूसरी तरफ संगा भी अपने घर पे बैठी बैठी बहुत खुश हो रही होती है कि वो आखिरकार दोंग्योंग के साथ मूवी देखने जा रहे हैं। तभी संगा के फोन पर किसी का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि वो इस वक्त सीधा उसके घर के बाहर खड़ा है। अगले दिन स्कूल में दोंग्योंग देखता है कि संगा अकेली बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि वो अकेली क्यों बैठी है। संगा बोलती है कि वो ठीक है, पर दोंग्योंग बार बार उससे पूछता रहता है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। लेकिन संगा उसे मना कर देती है, ऐसा कुछ नहीं है और वो एकदम ओके है। इसके बाद दोंग्योंग चुपचाप अपनी सीट पर वापस चला जाता है। ये सब दूर से देख रहा चोई खुद से कहता है कि अब टाइम आ गया है संगा की मदद करने का। संगा की केयर करता रहेगा तो संगा जरूर उसके और करीब आ जाएगी। उसे लगता है कि संगा का मूड खराब होने की वजह पक्का पेट दर्द है। चोई अपने पास से पेन किलर निकालता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसा ही चोई संगा के पास जाता है और दवाई देता है, पूछता है कि क्या हुआ है, पर संगा बोलती है कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तब चोई को एहसास होता है अरे इसको पेट दर्द तो बिल्कुल नहीं है। वो वापस अपनी सीट पे आ जाता है और सोचता है कि आमने सामने ना सही तो, पर जब वो ऐप पर मैसेज करेगा तब तो संगा बता ही देगी। उसी शाम चोई ऐप पर संगा से मैसेज करता है और पूछता है कि क्या परेशानी है और वो उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। संगा बताती है कि उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने इस ऐप पर चोई से पहले मिले एक अनजान बंदे को अपना नंबर दे दिया था। वो बंदा अब उसे फेसबुक पर मैसेज भेज रहा है और उसने तो संगा के स्कूल की फोटो भेजकर उसे क्रीपर तरीके से स्टॉक करना तक शुरू कर दिया है। संगा उस बंदे के भेजे हुए मैसेज और फोटोज का स्क्रीनशॉट चोई को भेजती है। वो बहुत गुस्सा और डर में होती है। संगा आगे बोलती है चोई भी तो एक बिना चेहरे वाला बंदा है जिसे वो रियल में नहीं जानती। इसी वजह से अब वो चोई से भी बात नहीं करनी चाहती और ये चैट हमेशा के लिए बंद करना चाहती है। ये सुनते ही चोई का दिल टूट जाता है और वो दुख में अपना फोन उठाकर फेंक देता है। फोन फेंकने के बाद चोई बैठकर सोचने लगता है कि वो संगा की मदद कैसे करे, पर फिर वो रुक जाता है। उसे याद आता है कि संगा ने उसे कहा था कि वो नहीं चाहती किसी को पता चले कि वो ये रैंडम चैट ऐप पर है। अगले दिन स्कूल में क्लास ले रहा टीचर सभी बच्चों को बोलता है कि मौसम बदल रहा है तो अपना ध्यान रखें। साथ ही टीचर बताता है कि संगा को सर्दी जुकाम हो गया है, इसकी वजह से वो आज एब्सेंट है। ये सुनते ही चोई परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो संगा की हेल्प कैसे कर सकता है। वो इस बात से वरीड होता है कि अगर संगा ऐसे ही स्कूल से छुट्टी लेती रही तो उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा। पीरियड खत्म होने के बाद चोई कॉरिडोर में टहलते हुए खुद से बोलता है कि चाहे जो हो जाए उसे संगा के स्टॉकर को पकड़ने में उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। तभी अचानक दोंग्योंग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि संगा आज स्कूल क्यों नहीं आई। चोई बात छुपाते हुए बोलता है मुझे क्या पता, हमारी आपस में कोई बात थोड़ी होती है, और आगे ऐड करता है कि वो वीकेंड वाली मूवी पर हैंगआउट तो करेंगे ही, तो वो वहां पर आएगी। दोंग्योंग वहां से जाते हुए चोई को एक अजीब सी नजरों से देखता है। चोई कंफ्यूज हो जाता है कि दोंग्योंग आखिर उसके पास संगा के बारे में पूछने क्यों आया था। स्कूल के बाद चोई संगा के मैसेज भेजता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। साथ ही वो ऑफर करता है कि वो उस स्टॉकर को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा।
फिर चोई उन सभी स्क्रीनशॉट्स और फोटोज को ध्यान से देखना शुरू करता है जो संगा ने उसे भेजी थी और उनमें से कुछ जरूरी हिंट निकालने लगता है। फोटोज को ध्यान से देखने के बाद चोई स्टॉकर को लेकर कुछ थ्योरीज लगाता है। पहले तो वो शाम होने का वेट करता है, सोचता है क्योंकि उसे लगता है सारी फोटोज शाम के वक्त ली गई हैं। वेट करते हुए उसे हायुंग मिलती है और पूछती है कि वो इतनी देर तक यहाँ क्यों रुका हुआ है। चोई बोलता है कि वो किसी का वेट कर रहा है, पर हायुंग कहती है कि उसे किसी ऐसे प्लेस पर वेट करना चाहिए जो लड़कों के हैंगआउट के लिए हो। हायुंग से बात करते करते चोई का दिमाग अचानक चमकता है। उसे एहसास होता है कि सांगो को जो फोटो भेजी गई थी वो शाम की नहीं बल्कि सुबह के वक्त ली गई थी। इसका मतलब स्टॉकर पक्का उनके ही स्कूल का कोई स्टूडेंट है। चोई खुद से कहता है कि उसकी पहली प्रायोरिटी इस स्टॉकर को पकड़ना है। वो ये भी नोटिस करता है कि फोटो संडे की सुबह ली गई थी और उनकी मूवीज हैंगआउट भी उसी संडे को है। वो सोचने लगता है कि वो स्टॉकर को कैसे पकड़ेगा, पर साथ ही उसे डर भी लगता है कि वो खुद पिट सकता है क्योंकि उसमें अकेले संगा की हेल्प करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। हायुंग चोई के पास आकर गेमिंग सेंटर चलने को बोलती है, पर चोई अपने ही विचारों में इतना खोया हुआ होता है कि उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। वो सोचता है कि वो और संगा एक जैसे हैं, दोनों ही फुल हेल्पलेस हैं। फाइनली मूवी वाला दिन हायुंग और दोंगयोंग बाहर खड़े होकर संगा और चोई का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही संगा पहुंचती है वो उनसे एपोलॉजी मांगती है और बताती है कि उसकी बस मिस हो गई थी। संगा बताती है कि उसकी बस मिस हो गई थी, इसी वजह से वो लेट हो गई। हायुंग संगा से पूछती है कि क्या उसे पता है चोई आएगा या नहीं, पर संगा बोलती है कि उनके पास एक दूसरे का नंबर तक नहीं है। दोंगयोंग संगा को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि वो टिकट लेने जा रहा है, पर जैसे ही वो जाने लगता है संगा उसे कहती है कि उसे दोंगयोंग से कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ मूवी जाने की वजह चोई सीधा उस जगह पहुंचता है जहां से संगा की फोटोज ली गई थी। वो थोड़ी देर सोचने के बाद एक मास्टरमाइंड दिमाग लगाता है। वो अपने फोन निकालता है और जबरदस्ती जोर जोर से बोलते हुए संगा से बात करने का नाटक करता है ताकि आसपास के लोगों का ध्यान खींच सके। फिर वो जानबूझकर एक अंधेरी गली की तरफ बढ़ने लगता है ताकि अगर कोई उसके पीछे आए तो पक्का कंफर्म हो जाए कि वही स्टॉकर है। गली में जाते ही चोई के पीछे से आहट आती है। वो समझ जाता है कि जाल काम कर गया है, स्टॉकर उसके फॉलो कर रहा है। जैसे ही चोई पीछे मुड़ता है उसके सामने एक अच्छा खासा दिखने वाला बंदा खड़ा होता है। वो बंदा बोलता है कि वो संगो को जानता है, वो उसकी ही यूनिवर्सिटी रिलेटिव है और वो उससे मिलना चाहता है। चोई तुरंत समझ जाता है कि वो साफ झूठ बोल रहा है और वही असली स्टॉकर है। वो एकदम बोल्ड होकर उस बंदे के मुंह पर बोलता है, तू उसे स्टॉक कर रहा है। स्टॉकर अपना झूठ पकड़े जाने पर एडमिट कर लेता है और चोई को बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो संगा को पसंद करता है। चोई तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। वो बंदा चोई से पूछता है कि क्या वो संगा का बॉयफ्रेंड है। इस पर चोई दिमाग लगाता है और बोलता है कि वही असली संगा है और वो ऑनलाइन लड़की बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन स्टॉकर उस पर हंसने लगता है और सीधा चोई के मुंह पर जोरदार पंच मार देता है। वो बोलता है कि उसने पहले संगा से बात की है और वो अच्छी तरह जानता है कि वो असली में लड़की ही है। दूसरी तरफ संगा दोंगयोंग को सारी बात बताने की कोशिश करती है, पर उसे चोई का मैसेज याद आता है और वो सोचने लगती है कि क्या चोई सच में उसकी मदद करना चाहता है। दोंगयोंग उससे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है, तो संगा सच बता देती है। वो एक रैंडम चैट ऐप यूज कर रही थी और कोई बंदा उसे स्टॉक कर रहा है। अंधेरी गली में चोई सोचने लगता है कि अब क्या करे। स्टॉकर चोई से पूछता है कि आखिर वो संगा का लगता क्या है। चोई बोलता है कि वो उसने नहीं जानता, संगा ने बस उसे स्टॉकर ढूंढने को भेजा है।
स्टोकर चोई को बोलता है कि अभी संगा को कॉल करे और वहां पर बुलाए, पर चोई बोलता है कि उसके पास संगा का नंबर नहीं है। स्टोकर बोलता है कि चल मैं तुझे अपने फोन देता हूँ, उससे नंबर ले ले। जैसे ही वो बंदा अपना फोन निकालता है, चोई एकदम से उसका फोन हाथ से छीन कर जमीन पर फेंक देता है। और इतना ही नहीं, चोई एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और फोन को पूरी तरह तोड़ फोड़ देता है ताकि स्टोकर के पास संगा का नंबर और सारा फोटोज डिस्ट्रॉय हो जाएं। फोन को पत्थर से चूर चूर करने के बाद चोई स्टोकर से कहता है, चल अब तू चाहे जो कर ले, तूने संगा का नंबर हमेशा के लिए खो दिया है और अब उसे कभी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। चोई स्टोकर को वहां से भगाने की कोशिश करता है, पर स्टोकर गुस्से में उसे और जोरदार पीटना शुरू कर देता है। चोई बेहद कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी तरफ दोंग्योंग को अपना राज बताने के बाद संगा डर रही होती है कहीं दोंग्योंग उसे जज ना करे, लेकिन दोंग्योंग उसे शांत करवाता है और बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। गली में स्टोकर चोई को लगातार मारता रहता है। चोई एकदम हेल्पलेस हो जाता है। स्टोकर बोलता है, संगा मुझे पसंद करती थी, उसने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती है, अगर तू बीच में ना आता तो सब ठीक होता। ये सुनकर चोई वीक होने के बावजूद स्टोकर को इंसल्ट करता है। अबे असलियत में आ जा, संगा तुझे जानती तक नहीं और ना ही उसने तेरा चेहरा देखा है। चोई जानबूझकर उस स्टोकर को और चिढ़ाता है। इस दौरान चोई वही सब बातें बोलता है जो एक्चुअली वो खुद से कहना चाहता था। उसे एहसास हो जाता है कि वो संगा के लिए सब सिर्फ दोस्ती के लिए ये सब नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो संगा से प्यार करता है। दूसरी तरफ दोंग्योंग संगा को बताता है कि उसने भी पहले रैंडम चैट ऐप यूज किया था। ये सुनकर संगा का मन एकदम हल्का हो जाता है और वो रिलीफ फील करती है। भीगते हुए गली में चोई अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है और स्टोकर उसे खत्म करने की धमकी दे रहा होता है। स्टोकर गुस्से में बोलता है कि वो चोई के फोन से संगा का नंबर निकालेगा, पर जैसे ही वो फोन चेक करता है, वो देखता है कि चोई के फोन में सिर्फ 3 ही कॉन्टेक्ट नंबर सेव्ड है। स्टोकर चोई का मजाक उड़ाते हुए लूजर बोलता है और उसे बेरहमी से पीटना जारी रखता है। तभी अचानक एक लड़की वहां आती है और स्टोकर को रोकती है। वो स्टोकर पर चिल्लाती है कि वो पुलिस को फोन कर रही है क्योंकि उसने एक इंसान को इतना पीटा कि वो बेहोश होने की हालत में आ गया है। स्टोकर खुद को बचाने के लिए बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है और विक्टिम वो खुद है, पर वो लड़की उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। लड़की चोई के पास आती है और ध्यान देकर उसे तुरंत पहचान लेती है। स्टोकर जब देखता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो डर के मारे वहां से भागने लगता है। लड़की पुलिस कॉल करने की कोशिश करती है, पर बेहोश और जख्मी हालत में चोई उसे धीमी आवाज में रोकते हुए बोलता है, रहने दो, उसे जाने दो। चोई किसी तरह खड़े होता है और उस लड़की को थैंक यू बोलता है, पर लड़की उसे शुक्रिया को इग्नोर कर देती है और ताना मारती है कि तुमने मुझे पहचाना तक नहीं, और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। चोई भी लड़खड़ाते हुए घर की तरफ निकल पड़ता है और उस लड़की के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वो सीधा हॉस्पिटल जाकर अपने चेहरे पर हुई चोटों का इलाज करवाता है और पट्टियां बंधवाता है। अगले दिन स्कूल पहुंचकर चोई देखता है कि उसके नए दोस्त दोंग्योंग और संगा कल देखी हुई मूवी के बारे में हंस कर बात कर रहे हैं। अपने चेहरे पर बैंडेजेस के साथ दूर खड़े चोई उन्हें देखता है, पर उसे कोई दुख नहीं होता। वो खुद से बोलता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि संगा एकदम सेफ और खुश दिख रही है। चोई मन ही मन खुश होता है कि संगा अब सेफ और रिलैक्स दिख रही है। तभी तायों की नजर चोई की पट्टी बंधे चेहरे पर पड़ती है। वो सबका ध्यान चोई पर खींचते हुए मजाक में पूछता है, अब वे फिर से पिट कर आ गया क्या? चोई अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोल देता है, नहीं रे, वो तो बस रास्ते पर फिसल के मुंह के बल गिर गया था। ये सुनकर संगा और दोंग्योंग दौड़ कर चोई के पास आते हैं।
संगा उसको बैंडेजेस देखकर बहुत वरीड हो जाती है और ध्यान से पूछती है कि वो ठीक तो है ना। उसे इस तरह केयर करता देख चोई के अंदर से एकदम स्पेशल फीलिंग आती है। तोयुंग फिर से चोई को मारने या तंग करने के इरादे से आगे बढ़ता है, पर दोंगयुंग बीच में आकर तोयुंग को रोकता है और वार्निंग देता है कि लफड़ा मत कर। वहां से जाने से पहले तायुंग दोंगयुंग को बोलता है, तू इस चोई को असली रूप नहीं जानता, ये तुम सबका बस भोला बनने का नाटक कर रहा है। उसी शाम घर पहुंचकर चोई डिसाइड करता है अब उसे संगा के साथ अपनी ऑनलाइन कनेक्शन खत्म कर देना चाहिए। वो चैट पर संगा को बोलता है कि अब जब उसकी लाइफ सेटल हो गई है तो उसे इस ऑनलाइन टेक्स्ट बड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन संगा उसे मना करती है और बोलती है मुझे अनफ्रेंड मत करो, मैं तुमसे रियल लाइफ में मिलना चाहती हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगले दिन स्कूल में होने वाले मॉक टेस्ट के लिए चोई पढ़ाई करने बैठता है, पर उसका दिमाग इसी बात में उलझा होता है कि संगा ने उसे मिलने को बोला था। वो रियल में संगा के सामने कैसे आएगा। पढ़ने के चक्कर में उसे गहरी नींद आ जाती है। जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बोलता है कि एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। नींद भगाने और माइंड फ्रेश करने के लिए चोई अपना फोन उठाता है। वो फिर से वही पुरानी रैंडम चैट ऐप खोलता है और पहले की तरह अजनबी लोगों से बात करना शुरू कर देता है ताकि पढ़ाई के वक्त सोया न जाए। ऐप खोलते ही चोई नोटिस करता है कि लोग वैसे मजेदार बातें नहीं कर रहे जैसे वो चाहता था। सबसे पहले हर कोई बस यही पूछ रहा होता है मेल और फीमेल, और जैसे ही चोई बताता है कि वो लड़का है, सामने वाला बंदा उसे तुरंत डिलीट कर देता है। तंग होकर चोई के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो रैंडम लोगों को बोलना शुरू कर देता है कि वो लड़की है। तभी चैट पर एक बंदा उसे प्रूफ के लिए उसकी हाथ की फोटो भेजने को बोलता है। चोई अपने ही खूबसूरत हाथ की फोटो खींचता है और उस पर एक लड़की वाला फिल्टर लगाकर भेज देता है। लेकिन ऐसी हरकतें करते हुए चोई को अंदर से बड़ा बुरा फील होने लगता है। चोई समझ जाता है कि ये सब ठगी है और ऐप पर मासूम जवान लड़कियों की तलाश में घूमते हैं। वो अंदर से बहुत गुस्से में आ जाता है और खुद से बोलता है कि अब उसे इन सब क्रीपी लोगों को अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। उसी रात चोई एक लड़की का झूठा नाटक करता है और 6 लोगों को उल्लू बनाने में कामयाब हो जाता है। वो उन सभी को गेमिंग सेंटर के बाहर मिलने के लिए बुला लेता है ताकि उन्हें सबक सिखा सके। अगले दिन चोई गेमिंग सेंटर के पास पहुंचता है। जैसे ही वो एंट्रेंस के करीब आता है वो देखता है कि वहां सच में बहुत सारे मर्द उस लड़की का वेट कर रहे हैं जिसका नाटक उसने ऑनलाइन किया था। चोई खुद से पूछता है कि क्या उसने सच में इतने सारे लोगों को मैसेज कर दिया था। उनमें से एक बंदा चोई को मैसेज करके बोलता है कि वो बाहर वेट कर रहा है। जब चोई अपना फोन चेक करता है तो उसे समझ आता है कि सारे के सारे 6 मर्द एक साथ उसे ही मैसेज भेज रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में उन क्रीपी लोगों को एक साथ खड़े देखकर चोई अंदर से डर जाता है। डर के बावजूद चोई प्लान आगे बढ़ाता है। वो सभी मर्दों को मैसेज करके बोलता है अगर तुम सब वहां पहुंच गए हो तो अपना एक हाथ हवा में उठाओ। जैसे ही चोई ये टेक्स्ट भेजता है बाहर खड़े सारे मर्द एक साथ अपना हाथ उठा देते हैं। उन सभी को एक साथ हाथ उठाता देख एक दूसरे पर शक होने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका पोपट बन गया है और उन्हें किसी ने बेवकूफ बनाया। एक एक करके सारे मर्द वहां से खिसकते हैं। तभी चोई को एक और बंदे का मैसेज आता है कि वो भी बस पहुंचने ही वाला है। पर जैसे ही वो बंदा वहां आकर सामने खड़े होते हैं चोई के होश उड़ जाता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त दोंगयुंग होता है। दोंगयुंग चोई के पास आता है और बहुत एक्साइटमेंट में बताने लगता है कि ऐप पर उसे एक लड़की मिली और वो उसे मिलने आया है। चोई पहले तो दोंगयुंग पर चिल्लाता है कि वो बिना मिले किसी भी अनजान लड़की पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है। पर जब दोंगयुंग उसे किस्मत के बारे में बताता है और बोलता है कि उसी लड़की से बात करके उसे कितना अच्छा लगता है तो चोई को अंदर से बहुत बुरा फील होता है। वो फैसला करता है कि वो जब तक दोंगयुंग को अच्छी
रियल लड़की नहीं मिल जाती तब तक वो खुद ही ऑनलाइन लड़की बनकर उससे बात करता रहेगा ताकि उसका दिल ना टूटे। इसके बाद चोई टॉपिक बदलने के लिए दोंगयोंग से कहता है चलो गेमिंग सेंटर चलकर गेम खेलें, क्योंकि उसकी गेम रैंक बहुत गिर गई है। जैसे ही दोनों सेंटर के अंदर जाते हैं वहाँ हायुंग उन्हें मिलती है और ग्रीट करती है। बात करते हुए हायुंग नोटिस करती है कि चोई के चेहरे पर चोट के निशान है। वो चोई से पूछती है कि क्या ये चोट उसे तायुंग ने मारी है, पर चोई वही पुराना झूठा दोबारा बोल देता है कि वो रास्ते में फिसल के मुंह के बल गिर गया। चोई तुरंत बात घुमाता है और हायुंग से पूछता है कि क्या वो गेम में उसकी रैंक बढ़ाने में मदद कर सकती है। हायुंग उसे गेम में रैंक पुश में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ स्टॉकर एक नया फोन खरीदता है और क्लाउड बैकअप से अपना सारा कॉन्टैक्ट और डाटा वापस निकाल लेता है। फिर वो दोबारा संघा को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी दोंगयोंग की नज़र उस स्टॉकर पर पड़ती है। वो उसे रोक कर पूछता है कि वो इस एरिया में क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसे नोटिस कर रहा था। स्टॉकर बताता है कि वो संघा को ढूंढ रहा है। दोंगयोंग बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है अच्छा मैं उसका घर जानता हूँ, मेरे पीछे आओ। दोंगयोंग उस स्टॉकर को एक सुनसान कोने में ले जाता है और सीधा उसे पीटना शुरू कर देता है। वो मारते हुए बोलता है कि वापस कभी संगा के आसपास मत दिखना। स्टॉकर मार खाते हुए दोंगयोंग से पूछता है कि क्या तुझे मुझे उस चोई के कहने पर मार रहा है जिससे मेरी पहले लड़ाई हुई थी। ये सुनते ही दोंगयोंग हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि चोई के चेहरे पर जितने भी चोटें और पट्टियां बंधी हुई हैं वो एक्चुअली इस स्टॉकर से लड़ते वक्त आई थी। ये बात पता चलते ही दोंगयोंग और गुस्से में स्टॉकर को तब तक पीटता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए और उसे धमकी देता है कि संगा से दूर रहे। फिर वो उस स्टॉकर को वहां छोड़कर निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में पीटी क्लास में सभी बच्चे ग्राउंड पर खड़े होते हैं। टीचर बताता है कि आज सभी डॉजबॉल खेलेंगे और उसके बाद उन्हें फ्री टाइम मिलेगा। टीचर सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं। टीचर सभी बच्चे को सीट नंबर के हिसाब से 2 टीम में बांट के कहते हैं। चोई ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी टीम तो पक्का हारेगी, क्योंकि अपोजिट टीम में स्पोर्ट्स के सारे सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। पर चोई ये भी नोटिस करता है कि वो और संगा एक ही टीम में है। जैसे ही डॉजबॉल गेम शुरू होता है तायुंग सीधा चोई को टारगेट करता है, बॉल मारना शुरू कर देता है ताकि वो तुरंत गेम से बाहर हो जाए। चोई के टीममेट्स ये देख के उससे दूर होने लगते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। चोई जैसे तैसे तायुंग के हर थ्रो से खुद को बचाता है। तभी तायुंग एक जोरदार थ्रो करता है। चोई देखता है कि बॉल उसकी तरफ नहीं बल्कि सीधा संगा की तरफ जा रही है। संगा को बचाने के लिए चोई बीच में आकर बॉल कैच कर लेता है। इस वजह से तायुंग गेम से बाहर हो जाता है। खेल आगे बढ़ता है और एक एक करके चोई की टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। सिर्फ चोई और संगा ही बचते हैं, क्योंकि चोई लगातार संगा को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी टीम में अब सिर्फ दोंगयोंग और एक लड़की बचती है। वो लड़की चोई की तरफ बॉल फेंकने का नाटक करती है। चोई बॉल कैच करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी दोंगयोंग बॉल छीनकर फास्ट थ्रो से सीधा चोई पर निशाना से आता है। चोई बॉल कैच करने की कोशिश में जमीन पर गिर जाता है, पर संगा बीच में आकर बॉल कैच कर लेती है और उसे बचा लेती है। संगा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। चोई का बदला लेने के लिए बॉल सीधा दोंगयोंग पर थ्रो करने को कहती है। चोई दोंगयोंग की तरफ बॉल थ्रो करने वाला होता है, पर वो दोंगयोंग से थोड़ा डर जाता है और इसी सोच में उलझ जाता है। तभी पीटी टीचर सीटी बजाकर मैच को एंड होने का अनाउंसमेंट कर देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि अब वो लंच कर ले। लंच के वक्त दोंगयोंग चोई के पास आकर बैठता है और खाने की क्वालिटी को लेकर कंप्लेन करता है। पर जब दोंगयोंग अपने खुद के क्लासमेट के साथ खाना खाने चला जाता है तो चोई अकेले बैठकर सोचता है कि अकेले में खाना खाना कितना अजीब लगता है। तभी अचानक एक लड़की चोई के पास आती है। जब चोई उसे ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये वही लड़की है जिसने रेन में स्टॉकर से पिटने
के वक्त उसकी जान बचाई थी। वो लड़की चोई से काफी इनफॉर्मली होकर बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा नाम तक याद नहीं। चोई एकदम सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उस लड़की ने पिछली बार मिलने पर अपना नाम बताया नहीं था, तो वो उसे कैसे जानता। लड़की बताती है कि उसका नाम ली यूरी है और वो चोई से एक हेल्प मांगना चाहती है। जब चोई पूछता है कि कैसा फेवर, तो यूरी बोलती है कि वो तायोंग से उसकी दोस्ती करवा दे। चोई तुरंत मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर यूरी बोलती है उसे पता है कि चोई और तायोंग दोस्त हैं। चोई मन ही मन सोचता है कि यूरी को उनके अजीब और खराब रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता नहीं है। यूरी रिक्वेस्ट करते हुए चोई के गाल पकड़ती है और जबरदस्ती उसे हाँ करवा लेती है। चोई आखिरकार एग्री कर लेता है। इसके बाद यूरी और उसकी दोस्त वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद चोई उदास हो जाता है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। वो परेशान होकर सोचता है कि सारी लड़कियां मिलकर उसकी वोट लगा रही हैं और उसे यूज कर रही हैं। हायुंग चोई का उदास चेहरा देखकर उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। चोई बोलता है कि वो ठीक है, पर हायुंग उसके पीछे पड़ जाती है और पूछती है कि क्या तायुंग ने फिर से उसे साथ कुछ किया। चोई अंदर से बहुत इमोशनल होने लगता है और हायुंग को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर फिर वो रुक जाता है। वो नहीं चाहता कि उसकी प्रॉब्लम की वजह से हायुंग भी परेशान हो, तो वो बात संभालते हुए कह देता है कि वो बिल्कुल फाइन है। हायुंग चोई से कहती है कि उसे हमेशा नोटिस किया है कि चोई के चेहरे पर एक परेशानी और टेंशन रहती है, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। वो उससे अच्छे से एडवाइस करती है, हर चीज का बोझ अकेले मत उठाया करो, सब कुछ खुद से करने की कोशिश मत करो। हायुंग के जाने के बाद चोई डिसाइड करता है कि वो जल्दी से ली यूरी और तायुंग का इंट्रोडक्शन करवा देगा, इस मामले से फ्री हो सके। क्लास जाते वक्त दिमाग लगाता है कि अगर तायुंग स्नैक शॉप पर गया होगा तो वो यूरी को भी वहां भेज देगा। साथ ही वो यूरी को कह देगा कि किसी को भी ना बताए कि ये इंट्रोडक्शन चोई ने करवाया है। चोई कॉरिडोर में यूरी को ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि तायुंग अभी स्नैक शॉप पर गया है। जैसे ही चोई यूरी को बता रहा होता है कि तायुंग स्नैक शॉप पर मिलेगा, तायुंग अचानक पीछे से आ जाता है। वो चोई से गुस्से में पूछता है कि उसे कैसे पता है कि वो स्नैक शॉप पर होने वाला था। तायुंग गुस्से में चोई को मारना शुरू कर देता है। यूरी उसे बचाने के लिए आगे आती है और बोलती है कि उसने ही बोला था कि वो तायुंग से मिलना चाहती है, लेकिन चोई यूरी को किसी भी दिक्कत से बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। वो तायुंग से झूठ बोलता है कि वो यूरी को ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था, इसलिए उसने यूरी से झूठ बोला कि वो तायुंग का दोस्त है। ये सुनकर तायुंग और ज्यादा भड़क जाता है और वो चोई को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। यूरी बीच बचाव करने की कोशिश करती है, पर तायुंग उस पर चिल्ला देता है। यूरी की दोस्त उसे वहां से खींच कर ले जाती है। जाते जाते यूरी चोई को सॉरी बोलती है और उसी मोमेंट चोई के दिमाग चमकता है। चोई को अचानक याद आता है कि यूरी कौन है। वो मिडिल स्कूल में तायुंग और चोई की वही पुरानी दोस्त थी। तभी कुछ स्टूडेंट चिल्लाकर बताते हैं कि टीचर आ रहे हैं। तायुंग चोई को धमकी देता है कि स्कूल के बाद रुकना, बाकी का हिसाब तब करेगा। क्लास में पहुंचने पर टीचर एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। एक स्टूडेंट के 8 लाख वॉन चोरी हो गए हैं। ये पैसा टीचर ने डेस्क में रखा था। टीचर पूछता है कि सुबह सबसे पहले स्कूल कौन आया था। सारे स्टूडेंट एक सर में चोई का नाम ले देते हैं। टीचर चोई को क्लास के सामने आने को कहते हैं। चोई अंदर से एकदम टूटा होता है। वो सोचने लगता है कि आखिरी हर बार सारी बुरी चीजें उसी के साथ क्यों होती हैं। टीचर चोई से पूछते हैं कि क्या वो जानता है कि वो पैसे किसने लिए हैं। चोई टीचर को बताता है कि उसने पैसे नहीं लिए और ना ही उसने किसी को पैसे ले जाते देखा, लेकिन चोई समझ जाता है कि टीचर उस पर ही शक कर रहे हैं। वो बिल्कुल अकेला और हेल्पलेस फील करने लगता है, ये सोचकर कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तभी अचानक संगा खड़ी होती है। वो टीचर को बोलती है, चोई
जब भी सुबह जल्दी आता है वो बस अपनी डेस्क पर सोता रहता है। वो बोलती है कि उसे ये बात इसलिए पता है क्योंकि सेमेस्टर के शुरू में उसकी क्लास ड्यूटी थी। संगा टीचर से कहती है कि उन्हें असली चोर को ढूंढना चाहिए, चोई पर बिना वजह शक नहीं करना चाहिए। पूरी क्लास के सामने संगा को अपने लिए स्टैंड लेते देख चोई को थोड़ी राहत मिलती है। टीचर चोई से कहती है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तब उसे बुलाया जाएगा। जैसे ही टीचर बाकी अनाउंसमेंट देने लगते हैं, तायुंग पीछे से चोई को गुस्से में धमकी देता है, स्कूल के बाद मेरा वेट करना, वरना मैं तेरी जिंदगी बहुत खराब बना दूंगा। तभी अचानक यूरी क्लास के दरवाजे पर आती है और टीचर से बोलती है कि उनके टीचर ने चोई को बाहर बुलाया है। जैसे ही टीचर चोई को जाने देते हैं, बाहर आते ही यूरी बताती है कि उसने झूठ बोला था ताकि वो चोई को तायुंग से बचा सके। चोई उसे बताता है कि तायुंग ने उसे रुकने की कितनी बड़ी धमकी दी है। ये सुनकर यूरी रिग्रेट करती है और माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चायो और तायुंग अब दोस्त नहीं रहे। चोई पास्ट फ्लैशबैक में चला जाता है और यूरी को बताता है कि हाई स्कूल में वो और तायुंग कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जब तक कि उसकी मुलाकात क्रैम स्कूल में यूरी से नहीं हुई थी। चोई याद करता है कि कैसे वो यूरी के पास आ गया था एक शाम जब वो दोनों साथ में घर लौट रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में तायुंग मिला। चोई ने यूरी को तायुंग से मिलवाया और यूरी को तुरंत तायुंग पर क्रश हो गया। इसके बाद यूरी चोई से तायुंग के बारे में सवाल पूछने लगी। चोई उस पर गुस्से में चिल्ला पड़ा कि अगर तायुंग पसंद है तो सीधा बोलना, पर यूरी ने बताया कि वो बस तायुंग को समझना चाहती है क्योंकि उसके जैसे लुक और बॉडी शेप वाली लड़की को कोई पसंद क्यों ही करेगा। चोई ने तब यूरी को मोटिवेट किया और उसे सपोर्ट किया, जिसके लिए यूरी ने उसे थैंक्स बोला। अगले दिन स्कूल में यूरी थोड़ा मेकअप करके आती है, वो अच्छी दिखे, लेकिन सारे स्टूडेंट उसे देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको सेम करना शुरू कर देते हैं। कहने लगते हैं कि वो किसी हॉरर मूवी की चुड़ैल लग रही है। यूरी उदास होकर सर झुकाकर चलने लगती है। कुछ लड़कियां मुंह पर कहती हैं कि वो कितनी बेकार लग रही है। जब यूरी कहती है कि उसे सब सुनाई दे रहा है तो वो लड़कियां कहती हैं कि इसलिए रही हैं ताकि वो सुन सके। बहस में यूरी गलती से उनमें से एक लड़की को धक्का दे देती है। वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे बदला लूँगी। दिन के बाद वो लड़की अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड के पास जाती है और रो रो कर झूठी शिकायत करती है कि यूरी ने उस पर हाथ उठाया। गैंगस्टर बॉयफ्रेंड गुस्से में आकर अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि यूरी को उठाकर ले आए ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। जब चोई स्कूल पहुंचता है तो उसे खबर मिलती है कि यूरी को किडनैप कर लिया गया है। वो तुरंत यूरी को बचाने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वहाँ लड़की का गैंगस्टर बॉयफ्रेंड यूरी को धमका रहा होता है कि अब वो उसे सबक सिखाएगा। तभी चोई वहाँ पहुँचता है, पर वहाँ आते ही चोई देखता है कि जो बंदा यूरी को मारने वाला है वो एक्चुअली तायुंग का दोस्त में से एक है। चोई धर्म संकट में पड़ जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त से लड़ाई नहीं करना चाहता था। चोई दिमाग लगाता है और नाटक करते हुए यूरी को बहुत गंदा इंसल्ट सुनाता है और उसे वहाँ से भाग जाने को बोलता है। यूरी जाते जाते समझ जाती है कि चोई ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया और वह उसे क्वाइटली थैंक यू बोलती है। वो गुंडा लड़का चोई पर चिल्लाता है कि उसने यूरी को क्यों जाने दिया, पर चोई बात को संभालते हुए बोलता है अबे उसे छोड़ना, वैसे भी वो एक लूज़र है, उसके मुंह क्यों लगना। चोई उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलता है कि गेमिंग सेंटर चलकर गेम खेलते हैं, पर वो लड़का चोई को ही ताने और इंसल्ट मारना शुरू कर देता है। तब चोई को अंदर से एहसास होता है कि तायुंग के ये दोस्त कभी उसके असली दोस्त थे ही नहीं, वो बस उसका यूज़ कर रहे थे। अगले दिन स्कूल में चोई सुनता है कि तायुंग और बाकी लड़के यूरी को कितना गंदा मजाक उड़ा रहे हैं और उसके बारे में गंदी बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही जब चोई क्लास में एंटर करता है तो गुस्से से उसका खून खौल उठता है। गुस्से में आकर चोई उन सब पर चिल्ला पड़ता है। जिस लड़की को वो बात कर रहे हैं वो यूरी है। जैसे ही तायुंग को याद आता है कि ये वही लड़की है, वो चोई का कॉलर पकड़कर उसे
खींचता है और पीटने की धमकी देता है। तायोंग चोई को वार्निंग देता है कि वापस कभी उसके रास्ते में मत आना, पर इस बार चोई भी पीछे नहीं हटता। वो सीधा तायोंग के मुंह पर बोलता है, आगे से यूरी पर वापस कभी अटैक मत करना। इस टकरार के बाद चोई पक्का फैसला कर लेता है वो तायोंग और उसके दोस्तों के साथ कभी नहीं घूमेगा, क्योंकि वो उसके असली दोस्त थे ही नहीं। वो यूरी से माफ़ी मांगने का भी सोचता है, लेकिन जब चोई को पता लगता है कि यूरी ने दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले लिया है, तायोंग के गुंडों की मार की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट और वहाँ से सीधा ट्रांसफ़र हो गया। चोई बहुत गुस्से में आता है और उदास हो जाता है कि वो यूरी से माफ़ी तक नहीं मांग पाया। अगले दिन तायोंग मन ही मन कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है कि वो चोई से माफ़ी कैसे मांगे, लेकिन तभी उसे प्रिंसिपल टीचर का बुलावा आता है। टीचर तायोंग को उसके पेरेंट्स को बुलाने को कहते हैं, क्योंकि ये सच सामने आ गया था कि यूरी को पीटने वाला गैंग का लीडर तायोंग ही है। तायोंग गुस्से में अपने ही गैंग के एक लड़के के पास जाता है और उससे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने मना करने के बावजूद यूरी पर अटैक किया था। वो लड़का माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसने टीचर को कुछ नहीं बताया। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़का तायोंग से झूठ बोल देता है, ये सब टीचर को चोई ने बताया है। ये सुनते ही तायोंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा चोई पर एक्सपोज करने का इल्ज़ाम लगाने निकल पड़ता है। इससे पहले कि चोई बोल पाता है कि उसने कुछ नहीं बताया, तायोंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे बेरहमी से पीटना चालू कर देता है। वो कसम खाता है कि वो चोई की लाइफ जहन्नुम बना देगा। उसी दिन से चोई के दिमाग में तायोंग का ऐसा डर बैठ गया था कि वो लोगों से कटने लगा, अकेले रहने लगा और रैंडम चैटिंग ऐप पर वक्त बिताने लगा। प्रेजेंट टाइम में यूरी चोई से पूछती है कि वो कहाँ खो गया। यूरी सोचता है कि वो अपने पास्ट में खो गया था। चोई यूरी से माफ़ी मांगने का सोचता है, पर खुद से बोलता है कि वो यूरी से ये सब बातें नहीं कर सकता, क्योंकि यूरी इससे और परेशान होगी। वैसे भी यूरी का भी पास कुछ अच्छा नहीं है। तभी तायोंग वहाँ पहुँच जाता है और चोई को मारने की धमकी देता है। यूरी चोई को बोलती है कि जाकर टीचर से कंप्लेन करे। चोई उसे बोलता है, तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूँगा। लड़की के सामने कूल बनने की कोशिश देखकर तायोंग गुस्से में सीधा चोई पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनट में तायोंग चोई को गिरा गिरा कर पीटता है, पर इस बार चोई हार नहीं मानता। वो बार बार खड़ा होता है, चाहे उसे जितनी भी मार पड़ रही हो। चोई उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर कुछ देर बाद तायोंग उसे पकड़ लेता है और सीधा उसके नाक पर जोरदार पंच मार देता है। नाक पर पंच लगते ही चोई वीक होकर जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही उसे पुरानी बात याद आती है, जब उसने तायोंग से फाइटिंग पर बात की थी और ट्रेनर ने सिखाया था कि डिफेंस को ही अटैक की तरह यूज कर सकते हो। ये याद आते ही चोई तुरंत खड़ा होता है और तायोंग को मारना शुरू कर देता है, पर तायोंग उसे पकड़कर उसकी पीठ पर जोरदार वार करता है। यूरी को लगता है कि तायोंग आज चोई को मार ही डालेगा, तो वो चिल्लाकर बोलती है कि अपने दोस्त को मत मारो, पर तायोंग बोलता है कि ये दोनों की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह खराब हो गई। चोई तायोंग से बोलता है कि तूने पास्ट में यूरी को जो दर्द दिया है उसका कोई हिसाब नहीं है, पर तायोंग बोलता है कि जब तुम दोनों मर जाओगे तभी मेरा हिसाब पूरा होगा। चोई दिमाग लगाता है और तायोंग के अटैक से बचकर अपनी एल्बो से काउंटर अटैक करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि अब तायोंग का कोई पंच उस पर ना लगे। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। फाइटिंग के बीच तायोंग चोई से चिल्लाकर पूछता है, तूने मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की? चोई भी बदले में चिल्लाकर पूछता है, मैं जब मना किया था तब भी तूने यूरी को क्यों पिटवाया? एक दूसरे पर सवाल दागते हुए दोनों के दिमाग में अचानक आता है कि क्या वो सही भी कर रहे हैं या नहीं। लड़ते लड़ते दोनों को एहसास होता है कि उनके बीच जरूर कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। तायोंग तुरंत चोई को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे सालों पहले हुए इस सच को ढूंढना पड़ेगा। उसके जाने के बाद चोई और यूरी बात करने लगते हैं। यूरी चोई को हल्की मार मारते हुए पूछती है कि वो तायोंग से इतनी मार क्यों खा रहा है।
चोई यूरी से पूछता है कि उसने अपना इतना वजन कैसे कम किया। यूरी उसे कहती है कि ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन चोई समझ जाता है कि उसने काफ़ी वर्कआउट किया है क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी ताकत लग रही थी। दूसरी तरफ तायोंग अपना पुराने गैंग मेंबर किंग से मिलता है। तायोंग को लगता है कि शायद किम ने ही टीचर से उसकी शिकायत की थी। कॉरिडोर में बाकी स्टूडेंट बातें करने लगते हैं। वो हैरान है कि क्लास रैप की इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है। सभी को लगता है कि ज़रूर किसी के पैसे चोरी हुए हैं क्योंकि एविडेंस कमेटी बैठाई गई है। दूसरी क्लास की रैप दोंगयोंग से पूछती है कि क्या वो श्योर है चोई ने ही पैसे चुराए हैं, ताकि मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को दिया जा सके। लेकिन दोंगयोंग बोलता है कि वो पक्का तौर पर नहीं कह सकता कि पैसे चोई ने चुराए हैं। बाकी क्लास रैप दोंगयोंग से कहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स चोई के ही खिलाफ हो गए हैं और उन्हें चोई से पैसे भरवाने पड़ेंगे। इसके बाद सभी डिपार्टमेंट हेड मिस्टर ली से मिलने जाते हैं। मिस्टर ली बताते हैं कि चोरी वाले दिन सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले चोई ही दिखा था। एक क्लास रैप दोंगयोंग से बोलती है, ये बात अजीब है क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि चोरी चोई नहीं की है। दोंगयोंग बोलता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी एक लड़की बोलती है कि जब चोर मिल ही गया है तो वो ख़त्म करो। लेकिन वो टीचर से कहती है कि पिछले स्योंजी जिस स्टूडेंट के पैसे खोए हैं की बात सुननी चाहिए और सभी उसे मीटिंग में बुलाने पर राजी हो जाते हैं। स्योंजी को मीटिंग में बुलाया जाता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि वो इतना कैश स्कूल में क्यों लाया था। वो बोलता है कि उनकी फैमिली में कैश ऐसे ही यूज़ होता है। वो बोलता है कि चोई से कहो कि पैसे जल्दी लौटाए, नहीं तो अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो चोई का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। वो लड़की स्योंजी से और गहरे सवाल पूछना शुरू करती है जिससे स्योंजी अनकंफर्टेबल होने लगता है। एक क्लास रैप उस लड़की को रुकने को कहती है पर वो नहीं मानती। टीचर के सपोर्ट से वो स्योंजी से और भी सवाल पूछना जारी रखती है। वो लड़की स्योंजी से ऐसे सवाल पूछना शुरू करती है जिसका जवाब देने में स्योंजी हिचकिचाने और कतराने लगता है। वो स्योंजी से पूछती है कि वो कौन सी क्रैंप स्कूल जाता है। फिर वो खुद ही कुछ कोचिंग के नाम बोलती है और स्योंजी उनमें से एक चुन लेता है। तभी वो लड़की बोलती है कि वो कोचिंग के नाम तो उसने अभी मन से बनाए थे, यानी वो फेक थे। ये सुनते ही स्योंजी के होश उड़ जाते हैं। स्योंजी समझ जाता है कि उसकी चोरी और झूठ पकड़ा गया। टीचर सभी को हॉल से बाहर जाने को बोल देते हैं। वो लड़की कॉरिडोर में चलते हुए इसी बारे में सोच रही होती है। तभी उसे चोई एक दूसरे स्टूडेंट के साथ बहस करते हुए दिखता है। चोई उस लड़की को देखता है और हायोंग आकर चोई के चेहरे पर एक पंच मार देती है। वो उससे गुस्से में पूछती है कि तू कितना बड़ा लूज़र है जो हर कोई तुझे ही टारगेट करता रहता है। वो नोटिस करती है कि चोई फिर से चोट लगी है। स्योंजी वापस किम के पास जाता है और बताता है कि उसका झूठ पकड़ा गया। किम उसका मजाक उड़ाने लगता है। किम स्योंजी की पूरी बात सुनने के बाद उसे बोलता है कि वो बस इसी बात पर अड़ा रहे कि पैसे चोई ने ही चुराए हैं ताकि उससे पैसे वापस मिल सके। क्लास में सभी स्टूडेंट को न्यूज़ मिल जाती है कि स्योंजी झूठ बोल रहा था। सभी को एहसास होता है कि चोई एकदम निर्दोष है और वो सोचने लगते हैं कि चोई अपने लिए कुछ बोला क्यों नहीं। चोई नोटिस करता है कि क्लास का माहौल बदल गया है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी तायोंग पर है क्योंकि तायोंग एकदम चुपचाप बैठा था। स्योंजी क्लास में आता है और चोई पर चिल्लाकर फिर से पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाने लगता है, पर चोई सीधा बोलता है कि उसने पैसे नहीं लिए। तायोंग नींद से उठता है और स्योंजी को चुप रहने और चोई से बाद में बात करने को कहता है। स्योंजी चोई को बाहर आने को बोलता है पर चोई मना कर देता है। तायोंग गुस्से में उठता है और स्योंजी को ज़बरदस्ती क्लास के बाहर भगा देता है।
चोई को तायोंग की ये मदद देखकर अंदर से खुशी मिलती है और संगा क्लास में आती है और चोई से पूछती है कि उसे ये शॉट कैसी लगी। इसके बाद चोई संगा से रैंडम चैटिंग ऐप पर चैट करने लगता है। उनकी दोस्ती गहरे होने लगती है क्योंकि दोनों के सॉन्ग्स में काफी इंटरेस्ट था। चोई को लगता है कि संगा फ्यूचर में सिंगर बनना चाहती है। संगा उसे अपने एक सिंगिंग वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है। चोई को लगता है कि वो अच्छा गाती होगी, पर जैसे ही वो ईयरफोन लगाकर सुनता है उसके कान से खून निकल जाता है। दोनों की चैट चलती रहती है। संगा देखती है कि चोई अपना फेस दिखाने से डरता है, तो वो बोलती है चलो कम से कम अपना हाथ की फोटो भेज दो। फोटो देखकर संगा बोलती है कि तुम्हारे हाथ तो लड़कियों जैसे सुंदर है। फिर वो चोई से मजाक करती है और पूछती है कहीं तुम चुपके से कोई लड़की तो नहीं हो। चोई सोचता है कि अगर वो अपने पैरों की फोटो भेजेगा तो संगा मान जाएगी, पर संगा मजाक में बोलती है कि तुम तो बिल्कुल लड़की जैसे लगते हैं और कहती है कि मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो लड़कियों के पास नहीं होता। चोई के जवाब पर संगा जोर जोर से हंसने लगती है। संगा फोटो देखती है और उसे जमीन पर कपड़े पड़े हुए दिखते हैं। चोई नोटिस करता है कि वो उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म है। वो डर जाता है कि कहीं संगा उसे पहचान न ले। चोई परेशान होकर उसके जवाब का वेट करता है, पर संगा का रिप्लाई आने के बाद उसे राहत मिलती है कि उसकी रियलिटी अभी तक बची हुई है। संगा चोई से पूछती है कि वो किस डेट पर मिल सकता है। चोई अपना पूरा पास्ट याद करता है और बोलता है कि मुझे उससे मिलने से थोड़ा डर भी है, पर आखिरकार हाँ बोल देता है। संगा उसे सैटरडे को पार्क में मिलने को बोलती है और चोई मान जाता है। सैटरडे को चोई एकदम मैच्योर ड्रेस पहनकर तैयार होता है। वो सोचता है कि अब उसे और छिपाना नहीं चाहिए। पार्क पहुंचकर वो संगा को मैसेज भेजता है, ऊपर देखो। संगा जैसा ही ऊपर देखती है उसे चोई एक बियर मास्क पहने हुए दिखता है ताकि संगा उसकी असली शक्ल न देख सके। दोनों कुछ देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाते हैं। संगा अपनी चैट चेक करती है और चोई बोलता है कि वही उसका रैंडम चैट पार्टनर है। आस-पास के लोग उन्हें देखकर सोचने लगते हैं कि शायद वो लड़की को प्रपोज कर रहा है। संगा उसे हेलो बोलती है और चोई बोलता है कि वो बिना किसी फॉर्मेलिटी के आराम से बात कर सकती है। चोई को मिलने से 30 मिनट पहले की बातें याद आने लगती हैं। वो सोचता है कि जब संगा को पता चलेगा कि ये वही चोई है तो वो कितने गुस्से में आएगी। इसके बाद दोनों जल्दी से एक शॉप की तरफ बढ़ जाते हैं। संगा एक मास्क खरीदने के लिए शॉप जाती है। वो चोई से पूछती है कि दोनों ने फेस दिखाने का डिसाइड किया था, तो वो अपना फेस क्यों छुपा रहा है। चोई बोलता है कि वो वियर्ड नहीं लगना चाहता, पर संगा बोलती है कि चेहरे छिपाकर मास्क पहनने से वो और भी वियर्ड लग रहा है। संगा पूछती है कि वो उसे कैसी लग रही है। चोई उसे कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो और तुम हमेशा प्रीटी थी। संगा बोलती है कि चेहरा न दिखाने के बावजूद चोई काफी अच्छा और यंग लग रहा है। चोई को लगता है कि वो उसे बच्चा बोल रही है, पर संगा बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। संगा टॉपिक बदल देती है और अपने क्रश के बारे में बात करने लगती है। जब चोई उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि सब अच्छा चल रहा है। संगा अपने सारे क्लासमेट के बारे में बताती है। चोई नोटिस करता है कि उसने अभी तक उसका नाम नहीं लिया। तभी अचानक संगा चोई के बारे में बात करने लगती है। वो बोलती है कि उसे चोई बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ और अच्छी दोस्ती करना चाहती है। चोई मास्क के पीछे से पूछता है कि अगर वो लड़का उसे पसंद करने लगे तो क्या होगा। संगा थोड़ा सोच कर बोलती है कि उसे ऐसा शायद अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर चोई मन ही मन खुद को इडियट बोलता है। तभी अचानक वहाँ दोंग्योंग आ जाता है।
डोंगयोंग समझ जाता है कि संगा ने जो प्लान्स होने के बाद की थी वो इसी के साथ थे। वो नोटिस करता है कि संगा ने कितने अच्छे से अपने बाल बना रखे हैं। डोंगयोंग संगा से मिलता है और पूछता है कि ये मास्क वाला बंदा कौन है। संगा डोंगयोंग को बताती है कि ये रैंडम चैट का उसका दोस्त है। डोंगयोंग मास्क वाली चोई को देखने लगता है। वो बताती है कि ये उसका रैंडम चैट का दोस्त है। दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। फिर चोई बोलता है कि वो थोड़ा बिजी है इसलिए अभी निकल रहा है, लेकिन दूसरा बंदा चाहता है कि चोई उनके साथ रुके ताकि वो चोई के बारे में और जान सके। फिर भी चोई खड़ा होता है और बोलता है कि कभी और मौका मिला तो फिर मिलेंगे। वो माहौल को अच्छे से समझ जाता है। चोई को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और वहाँ उसके जैसा किसी बंदे की जगह नहीं। वो देखता है कि संगा उसके साथ खुश है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। दायोंग चोई को रोकता है और साफ बोलता है कि अब संगा से मत मिलना। इसके बाद वो पीठ घुमाकर वहाँ से चला जाता है। चोई पूरी बात के बारे में सोचने लगता है। उसको लगता है कि क्लास रैप किसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से ऐसे हाथ नहीं मिलाता। उसको दाल में कुछ काला लगता है और लगता है कि क्लास रैप को सब पता है। चोई को क्लास रैप की बात एक वार्निंग जैसी लगती है। अगले दिन चोई स्कूल लेट पहुंचता है क्योंकि वो रात भर सो नहीं पाया था। उसको लगता है कि सो ना पाने की वजह से उसको नींद न आने वाली बीमारी इंसोम्निया हो जाएगी। स्कूल में सभी लोग अपकमिंग स्कूल रिट्रीट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सब बात करने लगते हैं कि वो वहाँ क्या क्या करना चाहते हैं और संगा भी बताती है कि वो क्या करना चाहती है। संगा बोलती है कि वो ट्रिप पर गाना गाएगी। चोई को पता है कि वो बहुत बेकार गाती है और अपनी बेइज्जती करवा लेगी, इसलिए वो उसको रोकने के तरीके सोचने लगता है। बाकी क्लासमेट्स भी स्कूल ट्रिप की प्लानिंग में मस्त हैं। चोई को संगा का मैसेज आता है और वो देखता है कि ट्रिप का दिन पास आ गया। ट्रिप वाले दिन सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बस चोई को छोड़कर। चोई को लगता है कि उसको अपना फॉर्म छुपा देना चाहिए था, क्योंकि वो शुरू होने से पहले ही बहुत बोर और परेशान हो रहा है। बस में की तरफ जाते वक्त हामिन उसको कॉल करती है। वो पूछती है कि क्या उसने गेम डाउनलोड कर लिया ताकि दोनों बस में साथ खेल सकें। ये सुनकर चोई खुश हो जाता है और बोलता है चलो बस में टाइम पास होने का जुगाड़ हो गया। तभी चोई को यूरी मिलती है। यूरी बोलती है कि उसको सबको बस में इकट्ठा करने को बोला गया है। चोई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, और बोलता है कि आज ठंड है, जम जाओगे। लेकिन यूरी अपनी मसल फ्लैक्स करती है, जिसे देखकर चोई को थोड़ी जेलसी होती है। चोई बस में जाता है और देखता है कि सभी दो दो के ग्रुप में मस्त हैं और अकेला रहना काफी ऑकवर्ड है। फिर वो संगा और क्लास रैप के साथ मस्ती करते हुए देखता है। चोई सोचता है कि वो जाके उन्हें हाय बोले, लेकिन तभी उसको क्लास रैप की दी हुई वार्निंग याद आती है और वो रुक जाता है। चोई क्लास रैप की वार्निंग याद करके संगा को इग्नोर करने का फैसला करता है। तभी सडनली जोय आकर संगा के कपड़ों का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि तू हमेशा भोली बनने के लिए नाटक करती है। चोई सोचता है कि कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए, पर फिर उसे लगता है कि क्लास रैप साथ है तो सब संभाल लेगा। चोई बस में जाकर बैठ जाता है। उस वक्त बस में ज्यादा बच्चे नहीं होते। वो तायोंग को देखता है और सोचता है कि इतने बेकार नेचर होने के बावजूद तायोंग के पास बात करने के लिए कितने लोग हैं। चोई बस में अकेला बैठ जाता है और सोचता है कि उसके पास कौन बैठेगा। एक स्टूडेंट उसके पास बैठने की कोशिश करता है, पर चोई को देखकर वहां से चला जाता है।
फिर बस रुकती है और चोई वॉशरूम करने के लिए निकलता है। रास्ते में तायोंग यूरी को रोकता है और बोलता है कि उसको बात करनी है। यूरी बार बार मना करती है। तायोंग बोलता है कि तुमने कभी मुझे अपनी बात समझाने का मौका ही नहीं दिया और उसको इंसल्ट करने लगता है। यूरी बोलती है कि उसे हादसे के असर उस पर भी पड़ा था और फिर वो अचानक चुप हो जाती है। तायोंग सोचता है कि यूरी अचानक चुप क्यों हो गई और इसको क्या हो गया। तायोंग पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ किम खड़ा होता है। किम बोलता है कि स्कूल ट्रांसफर करने के बाद हमारा कांटेक्ट छूट गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तब तायोंग भड़क के बोलता है कि तुम लोगों ने एक लड़की को पीटा था और भाग गए थे और पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया था। किम बोलता है कि सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो। मैं तो इल्जाम एक्सेप्ट करके स्कूल से निकाल दिया गया था और र्यूमर्स तो चोई ने फैलाई थी। ये सुनकर तायोंग को लगता है कि अब उसे चोई को सबक सिखाना पड़ेगा। यूरी हैरान होकर सोचने लगती है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं और वो सब लोग उस मैटर पर और बात करने लगते हैं। तभी वहाँ चोई आ जाता है और पूछता है कि क्या बात हो रही है। उनकी बात सुनकर चोई बोलता है कि मैंने कोई र्यूमर्स नहीं फैलाए थे। मैं तो वही बोला जो पहले से बाकी लोग बोल रहे थे। किम पूरा इल्जाम उस विक्टिम लड़की पर डालने की कोशिश करता है। तब तायोंग उसे बताता है कि वो विक्टिम लड़की और कोई नहीं बल्कि यूरी है। ये बोलकर तायोंग गुस्से में किम को मारने की कोशिश करता है। तायोंग और किम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। किम बोलता है कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं। किम को अपने बाप से मिली मार याद आती है और वो गुस्से में यूरी को गाली देकर मारने के लिए पंच चलाता है। तभी चोई बीच में आ जाता है। वो किम से बोलता है कि मैं तुझसे डरता हूँ पर जो तू कर रहा है वो गलत है। ये सुनकर किम चोई को मारने की कोशिश करता है। चोई समझ जाता है कि किम इतना बड़ा बंदा है कि वो उसे दूर से फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए बाहर जाकर जोर से अटैक करना पड़ेगा। चोई उसे एक बहुत भारी पंच मारता है पर किम पलटकर उसे और भी जोर से मारता है। तभी चोई को समझ आता है कि दोनों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क है। चोई जमीन पर गिर जाता है। किम उससे पूछता है क्या मरना चाहता है और बोलता है कि तू आज भी वही कमजोर मिडिल स्कूल वाला बच्चा है। लेकिन चोई वापस खड़ा होता है और बोलता है कि वो किम से ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट है। किम को अचानक अपना बैलेंस खोते हुए फील होता है। तब उसे समझ आता है कि चोई ने पहले उसके चिन पर निशाना साधा था। फिर तायोंग चोई को थैंक्स बोलता है और किम से मुड़कर लड़ाई करना चालू कर देता है, जिससे किम मुंह से खून निकल जाता है। पूरा स्कूल ये लड़ाई देख लेता है और उन्हें अलग करने भागता है। एक टीचर आकर किम को बोलता है कि स्कूल ट्रिप पर लड़ाई मत करो। तायोंग किम को बाद में देख लेंगे बोलकर बस की तरफ चला जाता है। सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और सेटल होने लगते हैं। चोई लड़ाई के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी संगा का मैसेज आता है। चोई जैसे ही संगा के भेजे हुए वीडियो ओपन करता है, वो हैरान हो जाता है। वीडियो में संगा स्विम सूट पहन रही होती है। चोई सोचता है कि वो ट्रिप पर ये क्यों लाई है। वो तुरंत उसको रिप्लाई करता है कि अपनी ऐसी फोटो या वीडियोस किसी को मत भेजो, खासकर अनजान लोगों को। तभी संगा उसे एक और मैसेज भेजती है। रूम में बैठा एक स्टूडेंट चोई के फोन में झांकने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो क्या देख रहा है। चोई तुरंत अपना फोन छुपा लेता है। चोई तुरंत रूम से बाहर भागता है, जिसे बाकी लोग सोचने लगते हैं कि इसको क्या हुआ। एक सेफ जगह पहुंचकर चोई को लगता है कि उसे ऐसे अचानक नहीं भागना चाहिए था। सबको वो अजीब लगेगा। तभी हामिन आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। चोई बोलता है कि रात को बात करते हैं,
पर हामिन बोलती है कि रात को सब बिजी रहेंगे, अभी बात करना सही है। चोई मान जाता है और उसके साथ नीचे चला जाता है। चोई सोचता है कि वो अकेले एक लड़की के साथ है। हामिन उसे सर्विस स्टॉप पर हुई लड़ाई के बारे में पूछती है कि तुमने किन से लड़ाई क्यों की। चोई बोलता है कि मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हामिन बोलती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतने सारे लोग हमेशा तुम्हें ही क्यों टारगेट करते हैं। चोई हामिन को समझाता है कि उसके ऐसे करने से किसी की जान या इज्जत बच गई, इसलिए उसे कोई अफसोस नहीं है। वो बोलता है कि भले ही वो कोई बहुत अच्छा बंदा नहीं हो, पर वो किसी न किसी की मदद कर ही देता है। हामिन बोलती है कि ये सब करते वक्त वो एक नंबर का पागल लगता है। चोई को लगता है कि अगर वो वहां नहीं होता तो शायद सब ठीक हो जाता, पर उसे पता है कि हामिन उसकी मदद ही कर रही है। चोई उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी बात सुनेगा। अचानक तायोंग का मेकअप के लिए बुलाया जाता है। वो उन लोगों को देखते हैं और मेकअप से बचने के लिए वहां से भागने लगता है। चोई क्लास कंपटीशन देखने जाता है, पर वो बस स्पेक्टेटर बना होता है और सोचता है कि ये जल्दी खत्म हो जाए। फिर वो कॉन्टेस्ट में मिलने एक दोस्त के साथ खेलने लगता है। फिर क्लास 5 के डांस कॉन्टेस्ट शुरू होता है। हामिन और यूरी की क्लास है। चोई डांस करती हुई यूरी को देखता है और सोचता है कि इतना सब झेलने के बावजूद यूरी कितनी कूल और स्ट्रांग है। डांस खत्म होने के बाद स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की चुनने का टाइम आता है। तभी तायुंग लड़कियों वाले अवतार मेकअप में बाहर निकलता है। सुंगा उसे देखकर खुश हो जाती है, पर क्लास रैप काम रहने बोलता है। पूरा स्कूल तायुंग को देखकर हैरान हो जाता है और सब उस पर हंसने लगते हैं। कॉन्टेस्ट के बाद पता चलता है कि तायुंग फर्स्ट आया है। सब इस बारे में बात करने लगते हैं। चोई को बाकी लड़के बहुत शोर शराबा करने वाले लगते हैं, इसलिए वो सिंगव्हा को कॉल करके पर्सनली गेम खेलने चला जाता है। तभी अचानक चोई को यूरी दिखती है। यूरी उसकी तरफ भागती हुई आती है। गेम खेल रहे एक स्टूडेंट को धक्का देती है और सीधा चोई के ऊपर जंप कर देती है। चोई बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो यूरी की गोदी में लेटा हुआ है। चोई यूरी की गोदी में पड़ा होता है और बोलता है कि तुम ठीक नहीं हो, ऐसी अजीब हरकतें मत करो। यूरी बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और सर्विस स्टॉप पर उसे बचाने के लिए चोई को थैंक यू बोलती है, लेकिन चोई को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। यूरी उसे यकीन दिलाने के लिए चोई को अपने और पास खींचती है। वो उसे बिल्कुल अपने होठों के पास लाती है और उसकी नाक पर फूंक मारती है। फिर बोलती है कि देखो, अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही, मतलब मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। तभी अचानक तायुंग वहां आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। चोई सोचता है कि ये बंदा कब से वहां खड़ा था। चोई सफाई देता है कि हम बस दोस्त हैं, कोई डेटिंग नहीं कर चल रहे। फिर तायुंग पूछता है कि तो क्या तुमने संगा पसंद है। चोई हैरान हो जाता है कि तायुंग को ये कैसे पता, और क्या उसकी फीलिंग्स इतनी ऑब्वियस थी। तायुंग गिनवाने लगता है कि चोई ने कितनी बार संगा की केयर की है। चोई बहाना बनाता है कि ये सब झूठ है और बस एक कोइंसिडेंस था। तायुंग बात खत्म करता है और उसे गुड लक बोलता है। चोई सोचता है कि अचानक तायुंग को क्या हो गया। चोई को लगता है कि आगे लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ तायुंग किम से मिलने चला जाता है। किम चोई के बारे में पूछता है, क्योंकि पहले लड़ाई में चोई और तायुंग की जोड़ी मस्त लग रही थी। किम बोलता है कि उसको पछतावा फील हो रहा है। तायुंग बोलता है कि सही बात है, इसलिए तुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
किम बोलता है कि वो अकेला नहीं आया और अपने दोस्तों को दिखाता है। वो पूछता है कि अब तू क्या करेगा, तो तायोंग बोलता है कि वो उन सब से लड़ेगा और सीधा उन पर अटैक कर देता है। चोई देख लेता है कि तायोंग बाहर लड़ने जा रहा है। उसको समझ आ जाता है कि तायोंग किम से लड़ने गया है, पर चोई सोचता है कि ये मेरे मैटर नहीं है, मुझे क्या लेना देना। तभी चोई को संगा का मैसेज आता है कि वो वेंडिंग मशीन के पास है। चोई सोचता है कि उसे वहां जाकर संगा से बात करनी चाहिए या नहीं। चोई वहां पहुंचकर उन्हें हेलो बोलता है और बहाना बनाता है कि वो तो बस ड्रिंक लेने आया है और ड्रिंक लेकर चला जाएगा। जब सब लोग चले जाते हैं तो चोई को लगता है कि उनके पास बात करने के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ किम और तायोंग की लड़ाई चल रही होती है। किम अकेला तायोंग को नहीं संभाल पाता, तो वो अपने दोस्तों को बोलता है कि तायोंग को पकड़ो, लेकिन तायोंग उन्हें वार्निंग देता है और अकेले ही किम के सारे दोस्तों को धो देता है। तायोंग बोलता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और उन सबको अकेले ही हरा देता है। तायोंग सारे दोस्तों को हराने के बाद फिर से किम से लड़ने जाता है। दूसरी तरफ चोई बाहर निकल रहा होता है और रास्ते में उसे उनके क्लास रैप दोंग्योंग मिल जाता है। तायोंग किम से बोलता है कि तू 2 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। अगर तू इन दोस्तों को साथ नहीं लाता तो आज मर जाता। किम उस पर हंसता है और बोलता है कि क्रिमिनल बनने के बाद भी तू खुद को बेस्ट समझता है। फिर किम उसकी इंसल्ट करके उसे मारने भागता है। तायोंग उसके सारे अटैक से बच जाता है, तो किम बोलता है कि हम कोई बॉक्सिंग नहीं खेल रहे। फिर तायोंग उसको धोखे रख देता है और बोलता है कि हाँ, मेरी लाइफ बेकार है, पर मैं तुझे कभी मेरे को फॉलो करने को नहीं बोला था। तायोंग किम को इतना मारता है कि किम बेहोश हो जाता है। तायोंग उसे बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दे, नहीं तो मारा जाएगा। फिर वो किम से फ़ोन नंबर और लोकेशन मांगता है और उसे मारता रहता है। तभी वहाँ क्लास रैप दोंग्योंग आ जाता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तायोंग बोलता है कि इन्हें पीट रहा हूँ, क्या तू मुझे रोकेगा? अगर रोकेगा तब भी मैं नहीं रुकने वाला। फिर क्लास रैप बताता है कि यहाँ एक और विटनेस है और उसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया। तभी सब देखते हैं कि वो गवाह कोई और नहीं, चोई ही है। क्लास रैप अब चोई को बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि दोनों ही इस मैटर में फंसे हुए हैं। किम को होश आता है और वो फिर से लड़ने की कोशिश करता है। क्लास रैप दोंग्योंग उसे वार्निंग देता है कि अगर लड़ाई की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तायोंग चोई से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अब उन्हें आपस में लड़ाई की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उन दोनों को ही बेवकूफ़ बनाया गया था। पूरी बात सुन के चोई रुकता है और पूछता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तायोंग सोचने लगता है कि क्या उसने कुछ गलत बोल दिया, चोई ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तायोंग चोई से बोलता है कि वो पुरानी बातों को सही करके पहले जैसा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन चोई बोलता है कि पुरानी यादें कैसे सही हो सकती हैं, ये नहीं हो सकता। चोई प्रॉमिस करता है कि वो अपनी हालत का इल्ज़ाम तायोंग पर नहीं डालेगा। चोई सब बातों के बारे में सोचता है और बोलता है कि तुम पहले भी ऐसे ही कमीने थे, मैं तुमसे अलग हूँ। तायोंग पूछता है कि तो तुम क्या चाहते हो, क्या मुझे पीटना चाहते हो? चोई बोलता है कि बात मारने की नहीं है, बात यह है कि तब भी और आज भी मैं तुमसे बहुत डरता हूँ। चोई उसे साफ बोलता है कि मुझसे दूर रहो। तायोंग उसकी बात मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते तायोंग अचानक रुकता है और चोई से पूछता है कि क्या तुम अपनी ऐसी हालत के साथ ही जीने वाले हो?
दोंग्योंग बात करने की कोशिश करता है। चोई बोलता है कि सब अब बेकार है। दोंग्योंग बोलता है कि ये सब पुरानी बात है और अब उस बारे में कोई बात मत करो। दोंग्योंग फिर चोई से पूछता है कि क्या तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें बाद में पछतावा होगा। चोई बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा और मुझे तुमसे ज़्यादा बातें पता है। दोंग्योंग हैरान होता है पर बोलता है चलो अच्छी बात है, अब लेट हो गया है तो अंदर चलो। अगले दिन सभी स्टूडेंट अपने घर वापस लौटने लगते हैं। घर पहुंचकर चोई संगा से पूछता है कि क्या वो गाना गा पाई। संगा बोलती है कि नहीं गा पाई, जिसे सुनकर चोई राहत की सांस लेता है। चोई देखता है कि संगा के और कुछ बोलना है पर उसके स्क्रीन पर कुछ अलग दिखता है। चैट ऐप पर पता चलता है कि उसे बात करने वाला बंदा बस 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चोई को लगता है कि ये तो बहुत पास है, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों नॉर्मल चैट करने लगते हैं। फिर चोई फ़ोन रखकर चला जाता है। दूसरी तरफ तायुंग अपने घर पर स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और उसे बाथरूम से जल्दी बाहर आने को बोला जाता है। स्कूल में चोई यूरी से पूछता है कि वो कौन कौन से एक्सरसाइज करती है, क्योंकि चोई अब सीरियसली वर्कआउट करना चाहता है। यूरी को समझ आ जाता है कि चोई उससे क्या पूछ रहा है। यूरी चोई को अपना वर्कआउट रूटीन बताने लगती है। वो जोर जोर से अपना पूरा एक्सरसाइज शेड्यूल बोलती है, जिसे सुनकर चोई दंग रह जाता है। दूसरी तरफ संगा किसी प्रॉब्लम में होती है। वो चोई को एक मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करने को बोलती है। चोई को खुद वो मैथ्स नहीं आती, फिर भी वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। तभी चोई की बहन रूम में आती है और उसे अपने रूम से बाहर न निकलने को बोलती है, क्योंकि उसके दोस्त घर आने वाले हैं। चोई मान जाता है क्योंकि उसके घर में ऐसा होना उसके लिए नॉर्मल है। हैमिन वीडियो गेम खेल रही होती है। चोई को बोलती है कि और पैसा डाल के आए। चोई बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पर हैमिन उसकी इंसल्ट करती है। फिर वो तायोंग के बारे में बात करते हैं। हैमिन बोलती है कि तायोंग हैंडसम है पर वो अभी किसी को डेट नहीं करेगी। तायोंग हैमिन से बात करने की कोशिश करता है पर हैमिन उसे बोलती है कि मुझसे बात मत करो, तुम एक गुंडे हो। पूरे सीजन के सारे नाटक के बाद सभी स्टूडेंट वैकेशन पर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। चोई देखता है कि वो 3 किलोमीटर दूर वाली लड़की उसे बार बार मैसेज किए जा रही है। चोई उसे गेट लॉस्ट बोलता है पर उस लड़की को ये भी इंटरेस्टिंग लगता है। चोई अपने दोस्त के साथ पर गेम खेलने लगता है। वो देखता है कि उसका चोई देख लेता है कि तायुंग बाहर लड़ने जा रहा है। उसको समझ आ जाता है कि तायुंग किम से लड़ने गया है, पर चोई सोचता है कि ये मेरे मैटर नहीं है, मुझे क्या लेना देना। तभी चोई को संगा का मैसेज आता है कि वो वेंडिंग मशीन के पास है। चोई सोचता है कि उसे वहां जाकर संगा से बात करनी चाहिए या नहीं। चोई वहां पहुंचकर उन्हें हेलो बोलता है और बहाना बनाता है कि वो तो बस ड्रिंक लेने आया है और ड्रिंक लेकर चला जाएगा। जब सब लोग चले जाते हैं तो चोई को लगता है कि उनके पास बात करने के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ किम और तायोंग की लड़ाई चल रही होती है। किम अकेला तायोंग को नहीं संभाल पाता तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि तायोंग को पकड़ो, लेकिन तायोंग उन्हें वार्निंग देता है और अकेले ही किम के सारे दोस्तों को धो देता है। तायोंग बोलता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और उन सबको अकेले ही हरा देता है। तायोंग सारे दोस्तों को हराने के बाद फिर से किम से लड़ने जाता है। दूसरी तरफ चोई बाहर निकल रहा होता है और रास्ते में उसे उनके क्लास रैप दोंग्योंग मिल जाता है। तायोंग किम से बोलता है कि तू 2 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। अगर तू इन दोस्तों को साथ नहीं लाता तो आज मर जाता। किम उस पर हंसता है और बोलता है कि
क्रिमिनल बनने के बाद भी तू खुद को बेस्ट समझता है। फिर किम उसकी इंसल्ट करके उसे मारने भागता है। तायोंग उसके सारे अटैक से बच जाता है। तो किम बोलता है कि हम कोई बॉक्सिंग नहीं खेल रहे। फिर तायोंग उसको धोखे रख देता है और बोलता है कि हाँ, मेरी लाइफ बेकार है, पर मैं तुझे कभी मेरे को फॉलो करने को नहीं बोला था। तायोंग किम को इतना मारता है कि किम बेहोश हो जाता है। तायोंग उसे बोलता है कि मेरे सवालों का जवाब दे, नहीं तो मारा जाएगा। फिर वो किम से फ़ोन नंबर और लोकेशन मांगता है और उसे मारता रहता है। तभी वहाँ क्लास रैप डोंगयोंग आ जाता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तायोंग बोलता है कि इन्हें पीट रहा हूँ, क्या तू मुझे रोकेगा? अगर रोकेगा तब भी मैं नहीं रुकने वाला। फिर क्लास रैप बताता है कि यहाँ एक और विटनेस है और उसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाया। तभी सब देखते हैं कि वो गवाह कोई और नहीं, चोई ही है। क्लास रैप अब चोई को बात करने की कोशिश करता है क्योंकि दोनों ही इस मैटर में फंसे हुए हैं। किम को होश आता है और वो फिर से लड़ने की कोशिश करता है। क्लास रैप डोंगयोंग उसे वार्निंग देता है कि अगर लड़ाई की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तायोंग चोई से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि अब उन्हें आपस में लड़ाई की कोई वजह नहीं है क्योंकि उन दोनों को ही बेवकूफ़ बनाया गया था। पूरी बात सुन के चोई रुकता है और पूछता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तायोंग सोचने लगता है कि क्या उसने कुछ गलत बोल दिया, चोई ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तायोंग चोई से बोलता है कि वो पुरानी बातों को सही करके पहले जैसा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन चोई बोलता है कि पुरानी यादें कैसे सही हो सकती हैं, ये नहीं हो सकता। चोई प्रॉमिस करता है कि वो अपनी हालत का इल्ज़ाम तायोंग पर नहीं डालेगा। चोई सब बातों के बारे में सोचता है और बोलता है कि तुम पहले भी ऐसे ही कमीने थे, मैं तुमसे अलग हूँ। तायोंग पूछता है कि तो तुम क्या चाहते हो, क्या मुझे पीटना चाहते हो? चोई बोलता है कि बात मारने की नहीं है, बात यह है कि तब भी और आज भी मैं तुमसे बहुत डरता हूँ। चोई उसे साफ बोलता है कि मुझसे दूर रहो। तायोंग उसकी बात मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते तायोंग अचानक रुकता है और चोई से पूछता है कि क्या तुम अपनी ऐसी हालत के साथ ही जीने वाले हो? डोंगयोंग बात करने की कोशिश करता है। चोई बोलता है कि सब अब बेकार है। डोंगयोंग बोलता है कि ये सब पुरानी बात है और अब उस बारे में कोई बात मत करो। डोंगयोंग फिर चोई से पूछता है कि क्या तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें बाद में पछतावा होगा? चोई बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा और मुझे तुमसे ज़्यादा बातें पता है। डोंगयोंग हैरान होता है पर बोलता है चलो अच्छी बात है, अब लेट हो गया है तो अंदर चलो। अगले दिन सभी स्टूडेंट अपने घर वापस लौटने लगते हैं। घर पहुंचकर चोई संगा से पूछता है कि क्या वो गाना गा पाई। संगा बोलती है कि नहीं गा पाई, जिसे सुनकर चोई राहत की सांस लेता है। चोई देखता है कि संगा के और कुछ बोलना है पर उसके स्क्रीन पर कुछ अलग दिखता है। चैट ऐप पर पता चलता है कि उसे बात करने वाला बंदा बस 3 किलोमीटर की दूरी पर है। चोई को लगता है कि ये तो बहुत पास है, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों नॉर्मल चैट करने लगते हैं। फिर चोई फ़ोन रखकर चला जाता है। दूसरी तरफ तायोंग अपने घर पर स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और उसे बाथरूम से जल्दी बाहर आने को बोला जाता है। स्कूल में चोई यूरी से पूछता है कि वो कौन कौन से एक्सरसाइज करती है क्योंकि चोई अब सीरियसली वर्कआउट करना चाहता है। यूरी को समझ आ जाता है कि चोई उससे क्या पूछ रहा है। यूरी चोई को अपना वर्कआउट रूटीन बताने लगती है। वो जोर जोर से अपना पूरा एक्सरसाइज शेड्यूल बोलती है, जिसे सुनकर चोई दंग रह जाता है।
दूसरी तरफ संगा किसी प्रॉब्लम में होती है। वो चोई को एक मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करने को बोलती है। चोई को खुद वो मैथ्स नहीं आती, फिर भी वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। तभी चोई की बहन रूम में आती है और उसे अपने रूम से बाहर न निकलने को बोलती है क्योंकि उसके दोस्त घर आने वाले हैं। चोई मान जाता है क्योंकि उसके घर में ऐसा होना उसके लिए नॉर्मल है। हैमिन वीडियो गेम खेल रही होती है। चोई को बोलती है कि और पैसा डाल के आए। चोई बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पर हैमिन उसकी इंसल्ट करती है। फिर वो तायोंग के बारे में बात करते हैं। हैमिन बोलती है कि तायोंग हैंडसम है, पर वो अभी किसी को डेट नहीं करेगी। तायोंग हैमिन से बात करने की कोशिश करता है, पर हैमिन उसे बोलती है कि मुझसे बात मत करो, तुम एक गुंडे हो। पूरे सीजन के सारे नाटक के बाद सभी स्टूडेंट वैकेशन पर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। चोई देखता है कि वो 3 किलोमीटर दूर वाली लड़की उसे बार बार मैसेज किए जा रही है। चोई उसे गेट लॉस्ट बोलता है, पर उस लड़की को ये भी इंटरेस्टिंग लगता है। चोई अपने दोस्त के साथ पर गेम खेलने लगता है। वो देखता है कि उसका दोस्त ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। चोई को लगता है कि रैंक अप करने के लिए उसे बस एक विन और चाहिए। चोई का दोस्त उसके क्लासमेट की चिल करने वाली फ़ोटो दिखाता है और पूछता है कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। चोई बोलता है कि मुझसे मत पूछो। हैमिन संघा से पूछती है कि चोई बीच पर क्यों नहीं आया। संघा बोलती है कि वो तो चोई को बुलाना भूल ही गई। तभी तायोंग वहाँ आता है और सोचता है कि उसे बीच पर लड़कियाँ दिखेंगी। तायोंग वहाँ एक पंचिंग मशीन गेम देखता है और उसे खेल कर बहुत हाई स्कोर बना देता है। फिर वो अपने क्लासमेट्स को किसी गेम को बारे में बात करते सुनता है, पर वो उन्हें इग्नोर कर देता है। चोई बीच पर पहुंचता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह अपने दोस्त के साथ बीच पर आ गया है। वो वहां आकर वो सोचता है कि घर के अंदर रहने ही ज़्यादा सही था। वो 3 किलोमीटर दूर वाली लड़की उसे फिर से रैंडम चैट पर मैसेज करती है। चोई बोलता है कि वो अभी दोस्तों के साथ बीच पर है। चैट करते हुए चोई को फील होता है कि वो लड़की भी उसी के जैसी है, इसलिए उनका किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता। चोई अपने बारे में सोचने लगता है कि वो हमेशा से अकेला ही रहा है। फिर जैसे ही वो सर उठाता है, उसके सामने संगा दिखती है। संगा चोई को बीच पर देखकर हैरान हो जाती है और उसे अपने ग्रुप के साथ चलने को बोलती है। लेकिन तभी अचानक संगा उसे रैंडम चैट पर मैसेज भेजती है कि उसे एक लड़के से डर लग रहा है जो शायद उसके पीछे कर रहा है। संगा मैसेज में बताती है कि एक लड़का उसके पीछा करके बीच तक आ गया है, जिसे वो बुलाना नहीं चाहती थी। चोई मैसेज पढ़ता है, पर संगा को बिल्कुल पता नहीं कि वो रैंडम चैट पर चोई से ही बात कर रही है। फिर वो पीछे मुड़कर चोई से पूछती है, क्या तुम आ रहे हो? ये सब सुनकर चोई को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि उसने संगा के चक्कर में कितना कुछ झेला है। संगा पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? चोई तुरंत खुद को संभालता है और संगा की बातों पर ध्यान न देते हुए उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है। चोई बाकी क्लासमेट के पास जाता है और देखता है कि वहाँ तायोंग भी है। माहौल बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। फिर सबको पता लगता है कि खाने के लिए चॉपस्टिक नहीं है। लड़कियां लड़कों को चॉपस्टिक लाने बोलती हैं, पर लड़के गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। गेम में तायोंग माफिया बनता है और चोई को मारने की कोशिश करता है, पर चोई बच जाता है। फिर तायोंग अगले राउंड में किसी और को मारने की सोचता है। तायोंग किसी को नहीं मार पाता तो हैमिन उसकी इंसल्ट करती है और उसे दुकान से चॉपस्टिक लाने भेज देती है। तायोंग को लगता है कि उसको ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वो देखता है कि पंचिंग गेम में उसका हाई स्कोर किसी ने तोड़ दिया है, तो वो सोचता है कि उसे अब वो रिकॉर्ड फिर से तोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसके क्लासमेट्स उसका वेट कर रहे होते हैं और मजाक में सोचने लगते हैं, क्या वो रास्ते में मर गया जो अभी तक आया नहीं?
संगा अपनी दोस्त को बोलती है कि उसे लगता है चोई उसे पसंद करता है। उसकी दोस्त बोलती है कि उसने भी नोटिस किया है और शायद इसलिए चोई भी बीच पर आ गया। दोस्त उसे याद दिलाती है कि संगा ने अपनी लोकेशन इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, तो वहां से देखकर चोई उसे स्टॉक कर रहा होगा। ये सुनकर संगा हैरान हो जाती है। तायोंग उनकी बात सुन लेता है। दोनों को लगता है कि वो सीक्रेट बात सुन रहा है। तायोंग बोलता है कि अगली बार से इतना जोर से मत बोलना, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। चोई सोचता है कि लड़की कितनी बेखौफ है, जो उसमें खुद में कभी नहीं था। लड़की सियोंजी से बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है, पर चोई तुमसे बहुत बेहतर है, इसलिए उससे दूर रहो। चोई को लगता है कि इस लड़की को उसके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए था। वो उन सभी लोगों को याद करने लगता है जिनने पहले उसके लिए स्टैंड लिया था और खुद से नफरत करने लगता है। वो सोचने लगता है कि लोग उसे वैसा क्यों नहीं देखते जैसे वो खुद को देखता है। सियोंजी गुस्से में उस लड़की को मारने के लिए हाथ उठाता है। चोई तुरंत चिल्लाकर उसे रोकता है। सियोंजी पहले चोई पर अटैक करता है, पर चोई ऐसा पलटकर मार देता है कि सियोंजी पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सियोंजी फिर से अटैक करना आता है, पर चोई बिना रुके उसे धोकर रख देता है। चोई उसके नीचे गिराकर किम के बचे हुए कचड़े बोलकर उसकी इंसल्ट करता है। सियोंजी गुस्से में तुरंत किम को कॉल मिला देता है और बोलता है कि अपने सारे दोस्तों को बुलाओ और आकर इस चोई का किस्सा खत्म करो। किम सियोंजी को बोलता है कि वो गेम खेल रहा है और इसलिए अपनी दिक्कत खुद ही संभाले और फ़ोन काट देता है। सियोंजी ये सुनकर शॉक हो जाता है। चोई सियोंजी को समझाता है कि किम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था और उसे बेचारा बिना दोस्त वाला लूज़र बोलता है। चोई उसे आगे लड़ने को कहता है, पर तभी लीला उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए थे और हमारे पास वक्त कम है। लीला चोई को बताती है कि उसने अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया था। वो जितनी कॉन्फिडेंस लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि वो पहले गलत दोस्तों की संगत में थी और उसकी लाइफ काफ़ी टफ थी। चोई उसे हिम्मत देता है तो लीला उसे थैंक यू बोलती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। चोई वादा करता है कि वो उसके साथ रहेगा। फिर लीला उसे याद दिलाती है कि वो हेयर कट करवाने आया था। चोई हेयर कट करवा कर वापस आता है। वो बोलता है कि वो थोड़ा अजीब लग रहा है, पर लैला बोलती है तुम पहले ही ऐसे बाल कटवा लेने चाहिए था, तुम तो एकदम सेलिब्रिटी जैसे लग रहे हो। लेकिन जैसे ही वो अपना चश्मा पहनती है वो मजाक में बोलती है कि इतना भी हैंडसम नहीं लग रहे। चोई उसे बोलता है कि चश्मा पहन के ही रखो। चोई को एहसास होता है कि उस दिन के बाद उसकी लाइफ बदलने लगी। वो अब रेगुलर एक्सरसाइज करने लगा है और उसके पास कोई है जिसे वो अपने दिल की बातें कर सकता है। चोई अब हर दिन लैला से मिलने घूमने जाने लगा, जिससे उसके पेरेंट्स की चिंता भी कम हो गई। लेकिन चोई सोचने लगता है कि लैला जैसी सुंदर लड़की उसकी दोस्त क्यों बनी है, और क्या दोनों बस एक दूसरे के सहारे टिकने की कोशिश कर रहे हैं। चोई को लगता है कि लीला बहुत प्यारी है। दोनों साथ में फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। चोई बहुत खुश होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में कभी ऐसे अच्छे दिन भी आएंगे। लैला उसे हैन रिवर चलने को बोलती है। चोई बोलता है कि वो वहाँ कभी नहीं गया। फिर लैला उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ गंदी बातें करता था और उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। लैला ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और वो अकेले सरवाइव करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रही है। वो अपने द्वारा की गई गलतियां बताती है और सोचती है कि शायद चोई अब उससे नफरत करेगा, लेकिन चोई उसे समझाता है कि उसे कुछ गलत नहीं किया है। वो उसकी सिचुएशन अच्छे से समझता है। दोनों काफ़ी देर बात करते हैं और फिर चोई उसे घर तक छोड़ने जाता है। जब चोई वापस लौटने लगता है तो वो देखता है कि एक नया बंदा लैला के पीछे स्टॉक कर रहा है। अगर
तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे बताना कि मेरे वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसे ठीक करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और तुम बताना कि तुम्हें ये करैक्टर कैसा लगा। अगर मेरे को इस वीडियो पे अच्छे थोड़े बहुत कमेंट आए तो मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी लाऊंगा। अगर थोड़ा कम सपोर्ट आया तो मैं अगली सीरीज़ चालू करूँगा। तुम मुझे कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं अगली कौन सी सीरीज़ लाऊं। जो तुम बोलोगे मैं वही ले आऊँगा, पर वो सीरीज़ थोड़ी अच्छी हो, किसी ने एक्सप्लेन ना करी हो, जिस पे थोड़े बहुत व्यूज़ भी आ जाए।